नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज पुतिन ने बेलारूस में परमाणु हथियार लगा दिए, जिससे पूरी दुनिया में खलबली मच गई। इजरायल में जारी बवाल के पीछे अमेरिका की साजिश बताई गई। संसद सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया और गुजरात से कड़ी सुरक्षा में लाए गए बाहुबली अतीक अहमद को यूपी में प्रयागराज की जेल में शिफ्ट कर दिया गया। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पुतिन ने अब नेटो से सीधे सीधे भिड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने नेटो की चौखट पर अपने परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान कर दिया है। पुतिन अपने दोस्त और पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने जा रहे हैं और बेलारूस वो देश है जिससे कई नेटो देशों की सीमा लगती है। इन नेटो देशों में पोलैंड है जो पुतिन को आंखें दिखाने में लगा है, और लिथुआनिया और लातविया जैसे छोटे देश भी हैं। यानी परमाणु हथियारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई इन्हें चलाने के मूड में लग रहे हैं। उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। यह बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो यह पहली बार होगा जब रूस अपने न्यूक्लियर हथियार किसी दूसरे देश में रखेगा। यानी पुतिन की तैयारी यूक्रेन को उत्तर और पूर्व दो दिशाओं में घेर कर उस पर परमाणु बम बरसाने की है। यूक्रेन के पूर्व में खुद रूस है और बेलारूस रूस के साथ यूक्रेन का भी पड़ोसी है। इसी वजह से पिछले साल 24 फरवरी को रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी। अब डर यह है कि अगर रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात होते हैं तो यूक्रेन की राजधानी कीव तो फिर खत्म है, क्योंकि बेलारूस के बॉर्डर से कीव ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच फासला 90 किलोमीटर के आसपास का है। इसी वजह से यूक्रेन से लेकर नेटो तक परेशान है। पुतिन के ऐलान से घबराए यूक्रेन ने तो यूएन की सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग कर दी है। वहीं नेटो ने पुतिन के फैसले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया। लेकिन पुतिन का कहना है कि जब अमेरिका कई दशकों से रूस के पड़ोस में अपने साथी देशों के यहाँ परमाणु बम रखता आ रहा है तो फिर रूस ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसलिए अब रूस भी बेलारूस में अपने न्यूक्लियर बम रखेगा, क्योंकि बेलारूस कई बार खुद को अपने पड़ोसियों से खतरा जता चुका है। बेलारूस की सीमा पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों से लगती है। ये तीनों नेटो के सदस्य हैं और अमेरिका के साथ खड़े हैं। हालांकि पुतिन ने यह साफ नहीं किया कि रूस कब अपने परमाणु हथियार बेलारूस में ट्रांसफर करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1 जुलाई तक बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों को स्टोर करने का इंतजाम हो जाएगा और तभी से यूक्रेन के लिए परमाणु खतरे के काउंटडाउन की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि पुतिन अपने जो परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने जा रहे हैं वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कभी भी किसी भी जंग में नहीं चलाए गए। ऐसे में पुतिन के ऐलान के बाद लग रहा है कि जो आज तक नहीं हुआ वो यूक्रेन की जंग में हो सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। अमेरिका की इंटेलिजेंस कहती है कि रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं। और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार वो बला है जिसे जंग के मैदान में खास इलाके में दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के लिए बनाया जाता है। मतलब यह कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार बड़े इलाके को खतरा नहीं पहुंचाते, क्योंकि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार साइज में छोटे होते हैं और उनकी रेंज भी कम होती है। उनकी रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा नहीं होती। कहा जाता है कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार चलाने में भी आसान होते हैं, और तो और ये डर भी जताया जाता है कि वो आसानी से चोरी हो सकते हैं। यहाँ तक कि अमेरिका और रूस के बीच हथियारों के कंट्रोल पर जो संधि है, टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार उसमें कवर भी नहीं होते। इसी वजह से टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियारों को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। इसलिए पुतिन के फैसले से दुनिया में तहलका मचा है। इस बीच इजरायल के तेल अवीव में हजारों लोग बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। जनता का यह गुस्सा तब फूटा जब नेतन्याहू ने इजरायल के रक्षा मंत्री को बर्खास्त कर दिया, जिसके बाद लोगों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। इस दौरान वहां कुछ प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की तो कुछ ने बड़े से झंडे पर बनी नेतन्याहू की तस्वीर को ही आग के हवाले कर दिया। असल में वहां पहले से ही नेतन्याहू सरकार के उस नए कानून का विरोध जारी है जो सरकार को अदालतों के फैसले बदलने की ताकत देने वाला है। आरोप है कि इसी का विरोध करने पर नेतन्याहू ने अपने रक्षा मंत्री को पद से हटा दिया, जिसके बाद बवाल मच गया और हजारों लोग बेंजामिन नेतन्याहू पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए शहर की सड़कों पर प्रदर्शन करने उतर आए, जिन्हें संभालने में पुलिस के पसीने छूट गए। तेल अवीव से आई एक तस्वीर में तो वहां इतने लोग नजर आए कि पैर रखने की जगह तक नहीं बची, और सड़कों पर या तो प्रदर्शनकारियों के सिर दिखे या फिर इजरायल के झंडे। इस दौरान वहां जुटे कुछ प्रदर्शनकारी धक्का मुक्की पर भी उतर आए, जिन्हें पुलिस ने खदेड़कर सड़कों से अलग किया, पर उनमें कुछ पुलिस वालों से ही उलझ पड़े, जिसके बाद नौबत मारपीट तक की आ गई। कुछ देर में तो यह हंगामा इतना बढ़ गया कि विरोध कर रही भीड़ ने पूरा का पूरा हाईवे जैम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। साथ ही कुछ जगहों पर लाठियां भी चलाईं।
लेकिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उन पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि वो हाईवे को खाली कर दें। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों ने सख्ती बरती और उन्हें वहां से बुरी तरह खदेड़ना शुरू कर दिया। असल में नेतन्याहू सरकार के नए बिल के खिलाफ वहां के रक्षा मंत्री ने पहले भी विरोध जताया था। यहाँ तक कि इजराइल की सेना ने संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री पर सख्ती बरतते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था। नेतन्याहू के इस फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और तेल अवीव में बवाल मच गया। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याईर नेतन्याहू ने ऐसे संकेत दिए कि उनके देश में भड़की विरोध की आग के पीछे अमेरिका का हाथ है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक याईर नेतन्याहू ने ऐसा सीधे सीधे नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट को रीट्वीट किया, जिनमें यह दावा किया गया कि इजराइल में चल रहे प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका की साजिश है। याईर नेतन्याहू ने जो ट्वीट शेयर किए उनमें अमेरिका को इजराइल के खिलाफ खड़ा बताया गया। ये दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिराने के लिए अमेरिका की तरफ से फंडिंग की जा रही है और इसी वजह से पिछले कई महीनों से लाखों लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। हालांकि ये विरोध उस जुडिशियल रिफॉर्म बिल के खिलाफ है जो पिछले हफ्ते ही इजराइल की संसद में पास हुआ, जिसके बाद इजराइल की संसद को वहां की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही वहां जजों की नियुक्ति में भी सरकार का दखल हो जाएगा और इसी वजह से इजराइल में प्रदर्शन कर रहे लोग बेंजामिन नेतन्याहू को लोकतंत्र का विरोधी करार दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भ्रष्टाचार के केस में फंसे नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए ये बिल लेकर आए और इसके जरिए वो इजराइल की न्यायपालिका की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन अब उनके बेटे याईर नेतन्याहू इशारों में इजराइल में भड़की आग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि ईरान के खिलाफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। वो लगातार इजराइल को यह भरोसा दिला रहा है कि ईरान को दोनों मिलकर रोकेंगे, लेकिन लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब याईर नेतन्याहू ने अपने पिता के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर निशाना साधा हो। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में भी उन्होंने ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बता दिया था। इधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गुरुद्वारे में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और आरोप है कि उन्हीं के जानकारों ने उन पर गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक वहां 2 लोगों के बीच पहले झड़प हुई, फिर गोलीबारी शुरू हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और गोली चलाने वाले की तलाश में जुट गई। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक ईरान ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों को मिसाइल से उड़ा देने की धमकी दे दी। ईरान ने चेतावनी दी कि सीरिया में अगर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों के ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो इसका करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि सीरिया में मौजूद अमेरिका के 25 ठिकाने मिसाइलों के निशाने पर हैं। खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को धमकाया कि अब अगर सीरिया में उसके समर्थन वाले लड़ाकों पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ईरान ने ये चेतावनी तब दी जब 24 मार्च को अमेरिका ने सीरिया में चरमपंथी लड़ाकों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने दावा किया था कि उसके हमले में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा था, जबकि ईरान के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना की स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाके भी शामिल थे। इसी वजह से ईरान अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया और उसने इसे सीधे सीधे ईरान पर हमला बता दिया और ये चेतावनी दे दी कि अब सीरिया में अमेरिकी सेना के ठिकानों की खैर नहीं है। ईरान ने 24 मार्च को सीरिया में की गई अमेरिका की एयर स्ट्राइक को एक आतंकी घटना बता दिया और दावा किया कि अमेरिकी सेना की एक बड़ी संख्या ने सीरिया में जबरन अपनी पैठ बना रखी है। हालांकि अमेरिका के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकियों के खात्मे के लिए उसकी सेना के करीब 900 जवान ही सीरिया में मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका के 22 बड़े और 3 छोटे सैन्य बेस सीरिया में हैं और ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के ये सारे बेस चरमपंथी लड़ाकों की मिसाइलों के निशाने पर हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी उनके ठिकानों पर हमले किए थे और लड़ाकू विमानों से वहां बम बरसा दिए थे। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने स्ट्राइक करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों पर मिसाइलें भी बरसाई गई थी, क्योंकि पहले सीरिया में अमेरिका के एक बेस पर ही बड़ा हमला किया गया था। 23 मार्च को हुए इस हमले के बाद बाइडेन बुरी तरह भड़क गए और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दे दिया कि हमला करने के पीछे जो भी हो उसे सबक सिखाया जाए, जिसके बाद अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी संगठनों के ठिकानों पर धावा बोल दिया था। अमेरिका के मुताबिक उसने ये एयर स्ट्राइक एक ड्रोन हमले के जवाब में की थी। अमेरिका ने आरोप लगाया कि उसके ठिकाने पर हमले के पीछे ईरान की फौज IRCG यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर का ही हाथ था, जिसने सीरिया में चरमपंथी संगठन को ईरान के खतरनाक ड्रोन से लैस किया और ईरान के ऐसे ही ड्रोन से उसके एक बेस पर हमला किया गया था। यह हमला उत्तर पूर्व सीरिया में तुर्की की सीमा के करीब किया गया था, जिसमें एक अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर की मौत हो गई थी, जबकि उसकी सेना के 5 जवान जख्मी हो गए थे। इधर वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में निखत जरीन और लवलीना बोरगोहेन ने भी गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। निखत जरीन ने वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में दूसरी बार गोल्ड मेडल जीता, जबकि लवलीना बोरगोहेन पहली बार वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में चैंपियन बनी।
निखत जरीन ने 50 किलो वेट कैटेगरी में वियतनाम की 2 बार की एशियन चैंपियन गुएन ती ताम को 5-0 से हराया। This medal is for my India. वहीं 75 किलो वेट कैटेगरी में लवलीना बोरगोहेन ने ऑस्ट्रेलिया के मुक्केबाज केटलिन पार्कर को 5-2 से हराया। उधर भयंकर आर्थिक संकट में फंसे पाकिस्तान में लोगों के लिए इस बार रमजान में रोजा रखना तक मुश्किल हो गया है। सब्जी, आटा और दूध जैसी जरूरी चीजों के साथ ही केले और अंगूर जैसे फल तो वहां के लोगों के लिए सपने की तरह हो गए, जिन्हें खरीदने में रोजा रख रहे लोगों के पसीने छूट रहे हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार महंगाई पर लगाम लगाने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। खाने पीने की चीजों की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुकी है। हालांकि पाकिस्तान को उम्मीद थी कि आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उसकी मदद करेगी, लेकिन पाकिस्तान को तब झटका लगा जब IMF ने उसकी बजाय श्रीलंका को लोन देने का फैसला कर लिया। ऊपर से पाकिस्तान के दोस्त चीन और सऊदी अरब जैसे देशों ने भी उसे कर्ज देने में अपने हाथ खड़े कर दिए, जिसकी वजह से पाकिस्तान पाई के लिए मोहताज हो गया। वहां लोगों के पास न खाना बचा है और ना ही उसे खरीदने के लिए पैसा। हालात ये हो चुके हैं कि लोग आटे के लिए जान लेने और देने पर आमादा है। और पिछले दिनों पाकिस्तान के कई इलाकों से आटे की बोरियां लूटने की तस्वीरें भी सामने आई थी। यहां तक कि लोग महंगाई की वजह से अपने परिवार के साथ खुदकुशी करने के लिए भी मजबूर हो चुके हैं। मतलब पाकिस्तान में महंगाई की वजह से हाहाकार मचा है। हालात ये हैं कि रोटी, चावल, गेहूं और दूध जैसी जरूरी चीजों की कीमत आसमान पर पहुंच चुकी है। यही नहीं, केला और अंगूर जैसे फल तो आम आदमी की पहुंच से बाहर हो चुके हैं। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक वहां 1 दर्जन केलों के लिए लोगों को 500 पाकिस्तानी रुपए चुकाने पड़ रहे हैं, जबकि 1600 पाकिस्तानी रुपयों में 1 किलो अंगूर मिल रहे हैं। मतलब पाकिस्तान में केले और अंगूर जैसे फलों की कीमत में आग लगी हुई है। फल खरीदने में लोगों के हाथ पांव फूल रहे हैं। इसी वजह से रमजान के महीने में रोजा रखने वाले लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा, और वो किसी तरह रूखा सूखा खाकर दिन काट रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान में हर चीज की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में प्याज की कीमतों में 228% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, जबकि आटे की कीमत में 120% की बढ़ोतरी हुई है। इसी तरह डीजल 103% और पेट्रोल 81% तक महंगा बिक रहा है। मतलब पाकिस्तान का आर्थिक संकट हर गुजरते दिन के साथ गहराता जा रहा है, जिससे रोजमर्रा की चीजों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं और पहले से ही परेशानी में घिरी वहां की जनता इसमें पिस रही है। इधर मुंबई में सलमान खान धमकी मामले में पुलिस ने धाकड़ राम बिश्नोई नाम के आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने 24 मार्च को ईमेल के जरिए सलमान खान को धमकी दी थी, जिसकी जानकारी मिलने के बाद मुंबई पुलिस ने राजस्थान पुलिस के साथ जॉइंट ऑपरेशन चलाकर धाकड़ राम बिश्नोई नाम के आरोपी को राजस्थान के जोधपुर से धर दबोचा। अगला नंबर 13 इस टाइप से उसमें लिखा हुआ था। आरोप है कि इसने ही गायक सिद्धू मूसेवाला के पिता को भी ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी दी थी। इस बीच तालिबान ने एक ऑपरेशन के दौरान ISKP यानी इस्लामिक स्टेट खुरासान प्रोविंस के 3 बड़े आतंकियों को ढेर कर दिया। कुछ रोज पहले अफगानिस्तान में इस संगठन से जुड़े आतंकियों ने एक गवर्नर की बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद से ही तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान में आतंकी संगठन ISKP के खिलाफ अभियान चला रखा है। इसी कड़ी में पिछले दिनों अफगानिस्तान के एक इलाके में भी ऑपरेशन चलाया गया, जिसका एक वीडियो भी उनकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें रात के वक्त तालिबान के लड़ाके ISKP के ठिकानों पर हमला बोलते दिखे। बम धमाके और गोलियों की आवाज से पूरा इलाका थर्रा गया। तालिबान का दावा है कि इस ऑपरेशन के दौरान ISKP के दूसरे नंबर के कमांडर जियाउद्दीन उर्फ मौलवी मोहम्मद समेत 3 आतंकी ढेर हो गए। इसके अलावा तालिबान के लड़ाकों ने असद लगमानी नाम के आतंकी को मार गिराया, जिसके इशारे पर पिछले साल अक्टूबर में अफगानिस्तान की एक मस्जिद को उड़ा दिया गया था। उस आत्मघाती हमले में कई लोगों की मौत हो गई थी। और तालिबान का दावा है कि ISKP के आतंकी असद लगमानी ने मस्जिद को उड़ाने की साजिश रची थी। यही नहीं, तालिबान के इस ऑपरेशन में आतंकी सलमान तजाकिस्तानी भी मारा गया है, जिसे बम बनाने में महारत हासिल थी। तालिबान का यह भी कहना है कि उनके इस ऑपरेशन में ISKP के कई ठिकाने तबाह हो गए और वहां से भारी संख्या में हथियार बरामद हुए। तालिबान का दावा है कि ISKP के आतंकी काबुल में किसी बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे, जिसकी भनक लगते ही तालिबान ने उनके ठिकानों पर हमले बोल दिए। हालांकि आतंकी संगठन ISKP ने तालिबान के इस दावे को झुठला दिया। उधर अफगानिस्तान का काबुल बम धमाके से दहल गया। विदेश मंत्रालय के बाहर हुए धमाके में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। तालिबान पुलिस ने इसे आत्मघाती हमला बताया। काबुल में विदेश मंत्रालय के पास हुआ यह धमाका इतना जोरदार था कि वहां की कई इमारतों के शीशे टूट गए और लोग दहशत में आ गए। इस बीच यूक्रेन की सेना ने दावा किया कि बखमुत में उसके जवान रूसी सेना पर भारी पड़ रहे हैं। बताया गया कि यूक्रेन के भीषण हमलों से बचने के लिए रूसी फौज को कुछ इलाकों में पीछे हटना पड़ गया, क्योंकि जेलेंस्की के जवानों ने उन पर चुन चुन कर हमले किए। यूक्रेन का दावा है कि बखमुत धीरे धीरे उसकी मुट्ठी में आ रहा है। बताया गया कि रूसी फौज यूक्रेन के भीषण हमलों का जवाब नहीं दे पा रही। दावा किया गया कि पुतिन के जवान बखमुत में टैंकों की कमी से जूझ रहे हैं, जिसका फायदा यूक्रेन के सैनिक उठा रहे हैं।
खबर है कि रूस की तरफ से वैगनर ग्रुप के जवान भी अब वो हमले नहीं कर पा रहे जो यूक्रेन को नुकसान पहुंचा सके, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक वो खुद गोला बारूद की कमी से जूझ रहे हैं। यूक्रेन की सेना का दावा है कि बखमुत में उसके जवानों ने रूसी सेना पर इतने हमले किए कि वो हताश हो गई। और खबर है कि इसी का फायदा उठाकर यूक्रेन बखमुत को पूरी तरह से रूसी सेना से आजाद करवाना चाहता है। असल में बखमुत पूर्वी यूक्रेन का एक छोटा सा औद्योगिक शहर है, इसलिए पिछले कई महीनों से रूसी सेना ने इसकी घेरेबंदी की हुई है, क्योंकि अगर एक बार वो बखमुत पर पूरी तरह से कब्जा कर पाई तो यूक्रेन को आर्थिक तौर पर चोट पहुंचाना उसके लिए आसान हो जाएगा। यही वजह है कि रूसी सेना ने बखमुत के जिन हिस्सों पर कब्जा कर रखा है उसे यूक्रेन हर हाल में वापस चाहता है। यूक्रेन के मुताबिक उसके जवान इसके लिए पूरी ताकत से रूसी सेना से लड़ रहे हैं। इधर लगातार 2 दिन की गिरावट के बाद तीसरे दिन शेयर बाजार बढ़त के साथ बंद हुआ। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही हरे निशान पर बंद हुए। और सुबह जिस तेजी के साथ बाजार खुला, उतार चढ़ाव के बीच वो तेजी शेयर बाजार के बंद होने तक बरकरार रही। कारोबार खत्म होते वक्त सेंसेक्स 127 अंक चढ़कर 57,653 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 41 अंक उछलकर 16,985 पर बंद हुआ। उधर यौन शोषण के मामले में गिरफ्तारी से घबराए डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपने समर्थकों को तैयार रहने का इशारा कर दिया। उन्होंने अमेरिका की सरकार को तबाही की चेतावनी दे डाली और ये दावा किया कि अगर उन्हें झूठे मामले में गिरफ्तार किया गया तो ये अमेरिका और खासतौर पर बाइडेन के लिए अच्छा नहीं होगा। असल में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर एक महिला का यौन शोषण करने और उसे इसके बदले पैसे देकर चुप कराने का आरोप लगा था, जिसके बाद करीब महीने भर से गिरफ्तारी की तलवार उन पर लटक रही है। लेकिन ट्रंप का आरोप है कि सरकार उन्हें जानबूझकर जेल में डालने पर तुली है ताकि वो चुनाव में दावेदारी पेश न कर पाए। आरोप है कि इसी से बचने के लिए ट्रंप ने एक बार फिर अपने समर्थकों को भड़काना शुरू कर दिया है। उनका दावा है कि अगर सरकार ने उन्हें जेल में डालने की कोशिश की तो अमेरिका पर तबाही आ जाएगी, क्योंकि उनके समर्थक बाइडेन के इस तानाशाही रवैये का जवाब जरूर देंगे जिन्हें संभालना बाइडेन के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। इधर चीन के मीडिया का दावा है कि अलीबाबा ग्रुप के संस्थापक जैक मा चीन लौट आए। 1 साल से ज्यादा वक्त जैक मा ने विदेशों में बिताया और अब वहां के मीडिया का दावा है कि उनकी चीन वापसी हो गई। उन्हें वहां एक स्कूल में देखा गया। जैक मा साल 2021 के आखिर में अचानक लापता हो गए थे, जिसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों से उनकी कई तस्वीरें सामने आई थी। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने शी जिनपिंग पर पुतिन को धोखा देने का आरोप लगा दिया। दावा है कि शी जिनपिंग के रूस पहुंचने से पहले ही वहां चीन का एक जासूस मौजूद था। चीन के राष्ट्रपति ने कुछ दिन पहले रूस का दौरा किया था और पश्चिमी मीडिया का आरोप है कि उनके लौटते ही रूस ने एक जासूस को अपनी गिरफ्त में ले लिया। रूस के एक टेलीग्राम चैनल का दावा है कि इस जासूस को रूस के परमाणु हथियारों की जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। आरोप है कि ये शख्स 2013 से रूस में रहकर चीन के लिए जासूसी का काम कर रहा था और जांच एजेंसियों के मुताबिक इसका ठिकाना चीन और रूस की सीमा के पास मौजूद एक शहर था। रूस का आरोप है कि ये जासूस वहीं रहकर रूस के तमाम परमाणु ठिकानों की जानकारी चीन की खुफिया एजेंसियों को मुहैया कराता था, जिस पर रूस को पहले से शक था। लेकिन जब शी जिनपिंग का दौरा हुआ तो इस पर पैनी निगाह रखी गई और आखिरकार इसे धर दबोचा गया। इधर कोलकाता में एक नाबालिग लड़की की हत्या पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। लोगों ने आरोप लगाया कि जिस मकान में लड़की का शव मिला उसी में रहने वाले आलोक कुमार नाम के आदमी ने रेप कर उसकी हत्या कर दी, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने एक कार को आग के हवाले कर दिया। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग सड़क पर बैठकर नारेबाजी करते नजर आए। देखते ही देखते हंगामा इतना बढ़ गया कि नारेबाजी कर रहे लोगों ने वहां एक कार और एक मोटरसाइकिल में आग लगा दी। इस घटना को देख वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हालांकि घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद उन लोगों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने उसकी एक न सुनी और वो ट्रेन रोककर पत्थरबाजी करते रहे, जिसके जवाब में पुलिस के जवानों ने उन पर आंसू गैस के गोले दाग दिए, जिससे अफरा तफरी मच गई और प्रदर्शन कर रहे लोग इधर उधर भागने लगे। हमारा गाड़ी को डैमेज किया, कुछ गाड़ी में आग लगाया। हालांकि काफी देर तक चले हंगामे को किसी तरह शांत कराया गया। पुलिस ने इस मामले में आलोक नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी की पत्नी का 3 बार गर्भपात हो चुका था और उसका कोई बच्चा नहीं था, जिसके बाद एक तांत्रिक ने उसे किसी की बलि देने को कहा था। उधर महाराष्ट्र के सोलापुर में धार्मिक यात्रा में हादसा हो गया। वहां परमेश्वर रथ यात्रा के दौरान रथ का एक पहिया टूट गया, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। पत्थर का भारी भरकम पहिया टूटने से रथ का संतुलन बिगड़ गया और उसके नीचे आने से 2 श्रद्धालुओं की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। परमेश्वर मंदिर से निकलने वाली इस रथ यात्रा को हादसे के बाद रद्द कर दिया गया। इस बीच ईरान इंटरनेशनल नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की एक बैठक की खुफिया जानकारियां लीक करने के 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और अब पुलिस उनसे पूछताछ कर खुफिया जानकारियां कैसे लीक हुई उसके बारे में पता लगाने में जुट गई। बताया गया कि ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के कमांडरों और आयतुल्लाह अली खामनेई के बीच हुई उस बैठक के बाद खुफिया जानकारियां लीक हुई। ईरान इंटरनेशनल का दावा है कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया उन पर इन्हें लीक करने का आरोप है।
अब पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर ये जानने की कोशिश में जुटी है कि खुफिया जानकारियों को लीक करने में और कौन कौन शामिल है। बताया गया कि जिस बैठक से जुड़ी जानकारियां लीक हुई वो इसी साल जनवरी में हुई थी। इधर पंजाब के अमृतसर से पुलिस ने भगोड़े अमृतपाल के साथी वीरेंद्र जोहल को गिरफ्तार कर लिया। 18 मार्च से अमृतपाल फरार है, जिसकी कई राज्यों में तलाश की जा रही है। और इसी दौरान पंजाब पुलिस ने उसके साथी वीरेंद्र जोहल को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया, जिसे बाद में असम के डिब्रूगढ़ जेल भेज दिया गया। पंजाब पुलिस के मुताबिक वीरेंद्र जोहल अमृतपाल का गनमैन था और उस पर भी NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाया गया है। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने युद्ध में उतरे खूंखार कैदियों की सजा माफ कर दी। पुतिन ने उन सभी 5000 कैदियों को आजादी का इनाम दिया जिन्होंने वैगनर ग्रुप में शामिल होकर यूक्रेन के खिलाफ जंग में हथियार उठाए। क्योंकि ज़ेलेंस्की की सेना के खिलाफ जब उन्हें युद्ध के मैदान में उतारा गया था तब एक कॉन्ट्रैक्ट किया गया था, जिसके मुताबिक युद्ध में शामिल होने और कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लेने पर उन्हें जेल से आजादी दे दी जाएगी। और अब जब 5000 कैदियों ने उसे पूरा कर लिया तो पुतिन ने भी अपना वादा निभाया और उन्हें जेल से हमेशा के लिए आजाद कर दिया। वैगनर ग्रुप के संस्थापक येवगेनी प्रिगोजिन ने खुद इस बात की जानकारी दी। मतलब ये कि रूस की जेल में कई साल से बंद ये खूंखार कैदी अब सलाखों से बाहर आ जाएंगे। ये वो कैदी हैं जिन्होंने रूस यूक्रेन युद्ध में उस वक्त मोर्चा संभाला था जब पुतिन और वैगनर ग्रुप को ज्यादा सैनिकों की जरूरत थी। आजादी की शर्त पर इन कैदियों ने यूक्रेन की सेना से न सिर्फ लोहा लिया बल्कि कई इलाकों में भयानक तबाही भी मचाई। इस बीच क्रिकेट के पहले विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब मुंबई इंडियंस ने अपने नाम कर लिया। उन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को 7 विकेट से हरा दिया और पहली WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया। दिल्ली कैपिटल्स ने मुंबई इंडियंस को 132 रन का लक्ष्य दिया था, जिसे मुंबई की टीम ने 20 ओवर पूरे होने से पहले ही हासिल कर लिया। अपनी शानदार पारी के लिए मुंबई इंडियंस की खिलाड़ी नैटली ब्रंट प्लेयर ऑफ द मैच चुनी गई। उन्होंने 55 गेंदों पर 60 रन बनाए। उधर उत्तर कोरिया ने एक बार फिर मिसाइल टेस्ट करके दुनिया की चिंता बढ़ा दी। दक्षिण कोरिया की सेना ने दावा किया कि उत्तर कोरिया ने एक साथ 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी, जिन्होंने समंदर में गिरने से पहले करीब 370 किलोमीटर की दूरी तय की। उत्तर कोरिया ने इन मिसाइलों का टेस्ट ऐसे समय में किया जब दक्षिण कोरिया के साथ ड्रिल के लिए अमेरिका का एक जंगी जहाज दक्षिण कोरिया के समुद्री तट के पास पहुंचा। बीते कुछ दिनों में उत्तर कोरिया ने बड़े पैमाने पर मिसाइलों का टेस्ट किया है, जिनमें कई कम दूरी तक हमला करने वाली थीं, तो कई मिसाइलों की रेंज अमेरिका तक थी, जिसका दावा चीन ने किया था। सिर्फ मार्च महीने में ही उत्तर कोरिया ने एक के बाद एक 7 बार मिसाइलों का टेस्ट किया और अपने दुश्मनों को सख्त संदेश देने की कोशिश की। चीन के वैज्ञानिकों का दावा है कि किम जोंग उन के पास कई ऐसी मिसाइलें हैं जो 33 सेकंड में अमेरिका तक परमाणु हमला करने की ताकत रखती हैं। इधर जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बीच सड़क पर लोगों को धमकाने और हमला करने के आरोप में पुलिस ने 9 लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। इन लड़कों पर एक परिवार को परेशान करने का आरोप लगा, जिसका एक वीडियो भी सामने आया जिसमें कुछ लड़के कार पर हमला कर उसका पीछा करते नजर आए। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस की टीम ने छापेमारी कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही उनके पास से 4 मोटरसाइकिल भी बरामद की गई। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि फ्रांस के एयर डिफेंस सिस्टम ने यूक्रेन में पहला शिकार कर लिया। यूक्रेन की सेना ने बाकायदा इसका एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें यूक्रेन को मदद के तौर पर मिला रैटल स्नेक मिसाइल सिस्टम रूस की मिसाइल को तबाह करता नजर आया। यूक्रेन ने दावा किया कि उसने फ्रांस के एयर डिफेंस सिस्टम से रूस की क्रूज मिसाइल को मिट्टी में मिला दिया। दावे के मुताबिक रूसी मिसाइल को पस्त करने के लिए इस डिफेंस सिस्टम से 2 मिसाइलें दागी गईं, जिन्होंने यूक्रेन की तरफ बढ़ती रूस की घातक मिसाइल को हवा में ही तबाह कर दिया, जो इस जंग में फ्रांस के मिसाइल सिस्टम का पहला शिकार। फ्रांस ने यह घातक एयर डिफेंस सिस्टम कुछ दिन पहले ही यूक्रेन पहुंचाया है, जिसका शक्तिशाली रेडार इसे दुनिया के ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टमों में एक बनाता है। इसमें लगे रेडार सिस्टम से 30 किलोमीटर तक नजर रखी जा सकती है। इसके अलावा 15 किलोमीटर दूर तक मौजूद दुश्मन के ठिकानों की थर्मल तस्वीर भी हासिल की जा सकती है। वहीं इससे निकलने वाली मिसाइल महज 10 सेकंड में 8 किलोमीटर तक तबाही मचा सकती है। इसलिए फ्रांस ने इसे यूक्रेन को मदद के तौर पर दिया, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में रूस ने बखमूत और खैरसॉन समेत कई इलाकों में मिसाइल हमले तेज कर दिए, जिनसे यूक्रेन की चिंता बढ़ गई। यही वजह थी कि इन हमलों से बचने के लिए फ्रांस ने अपने खूंखार मिसाइल सिस्टम रैटल स्नेक को यूक्रेन भेजने का फैसला लिया था, जो यूक्रेन के लिए बेहद मददगार साबित होता नजर आया। इस बीच इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होने वाली पेशी से पहले पुलिस ने इमरान खान के समर्थकों को हिरासत में ले लिया। पाकिस्तान की सरकार को डर था कि इमरान खान के समर्थक वहां हंगामा कर सकते हैं, और इसी डर की वजह से पुलिस ने पहले ही वहां मौजूद इमरान समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया। इस्लामाबाद में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान कोर्ट से जमानत लेने पहुंचे थे, जिनके वहां पहुंचने से पहले ही उनकी पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई कार्यकर्ता जमा हो गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे, जिन्हें वहां से खदेड़ने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले तक दागने पड़ गए। जानकारी के मुताबिक इमरान खान पर कुल 7 मामले दर्ज थे और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उन्हें 7 मामलों में जमानत दे दी, लेकिन इससे पहले ही वहां उनके समर्थक हंगामा करने लगे, जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।
उधर पाकिस्तान के गृह मंत्री राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को अपना दुश्मन बताते हुए विवादास्पद बयान दे दिया। उन्होंने दावा किया कि या तो वो मारे जाएंगे या फिर इमरान खान की हत्या हो जाएगी। राना सनाउल्लाह ने वहां के एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान पूरे पाकिस्तान को हिला देने वाला यह बयान दिया, जिसमें उन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि इमरान खान ने दुश्मनी की सारी सीमाएं पार कर दी हैं और इसी वजह से उन्होंने इमरान खान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन बता दिया। राना सनाउल्लाह ने साफ किया कि अब या तो इमरान खान मरेंगे या फिर वो खुद। वहां पे लाके खड़ा कर दिया है कि अब दोनों में से एक का वजूद ही बाकी रहना है। पाकिस्तानी चैनल से बातचीत के दौरान राना सनाउल्लाह ने इमरान खान के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने इमरान खान को लोकतंत्र की हत्या करने वाला बता दिया। साथ ही राना सनाउल्लाह ने इमरान खान को ये चुनौती भी दी कि वो उनके खिलाफ केस दर्ज करवाएं, क्योंकि इमरान खान ने आरोप लगाया था कि राना सनाउल्लाह उनकी हत्या करवाना चाहते हैं और उन्होंने ही पिछले साल नवंबर में पंजाब के वजीराबाद में इमरान खान के ऊपर हमले की साजिश रची थी। और इसी साजिश के तहत वजीराबाद में एक रैली के दौरान इमरान खान पर फायरिंग की गई थी, जिसके बाद इमरान खान ने राना सनाउल्लाह को इसके लिए जिम्मेदार बता दिया था। माना जा रहा है कि इसके बाद ही इमरान खान और राना सनाउल्लाह की दुश्मनी चरम पर पहुंच गई, जिसके बाद राना सनाउल्लाह ने ये बेहद चौंकाने वाला बयान दे दिया कि अब दोनों में से एक ही जिंदा रहेगा। पाकिस्तान के गृह मंत्री के इस बयान के बाद इमरान खान के करीबी फवाद चौधरी ने भी मोर्चा खोल दिया। उन्होंने पलटवार करते हुए सवाल किया कि राना सनाउल्लाह सरकार चला रहे हैं या फिर कोई गिरोह। फवाद चौधरी ने पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई कि राना सनाउल्लाह के इस बयान के बाद इमरान खान की जान को खतरा बढ़ गया है। वहीं अमेरिका को कोसने वाले पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उससे रिश्ते सुधारने की कोशिश में जुट गए। ये दावा पाकिस्तान के मीडिया ने किया। वहां खबर उड़ी कि इमरान खान की पार्टी ने अमेरिका की एक कंपनी से डील की और ये डील इमरान खान और अमेरिकी सरकार के रिश्ते सुधारने के लिए की गई। मतलब इमरान चाहते हैं कि अमेरिका से उनकी दोस्ती हो जाए, जबकि कुछ महीने पहले तक इमरान अमेरिका को पानी पी पी कर कोस रहे थे। उन्होंने ये तक आरोप लगाया था कि उनकी सरकार अमेरिका के इशारे पर गिराई गई, लेकिन अब उन्होंने वॉशिंगटन की फर्म प्रायर कंसल्टेंट से एक डील की है। पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि ये फर्म इमरान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अमेरिका से रिश्ते सुधारेगी, जिसके लिए उसे करीब $8,000 यानी भारतीय रुपयों में करीब 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी हाथ से सत्ता जाते ही इमरान ने लॉबिंग शुरू कर दी, जिसके लिए उनकी पार्टी हर महीने लाखों रुपए खर्च करने वाली है। इमरान की पार्टी और प्रायर कंसल्टेंट्स के बीच 6 महीने का करार हुआ, जिसे 2024 तक बढ़ाया भी जा सकता है। लेकिन ये प्रायर कंसल्टेंट्स के शुरुआती 6 महीने के काम पर निर्भर करेगा, क्योंकि इसके बाद ही इमरान की पार्टी पीटीआई ये निर्णय लेगी कि दोनों के बीच हुआ करार बढ़ाना है या वहीं रोक देना है, क्योंकि डील के तहत कंपनी अमेरिका में सरकार और इमरान की पार्टी के संबंधों को बेहतर करने के लिए सलाह देगी। इसके अलावा ये कंपनी अमेरिका में फैसले लेने वाले कई नामचीन लोगों और संस्थाओं के साथ बैठकें आयोजित करेगी। सीधे शब्दों में कहें तो प्रायर कंसल्टेंट्स को अमेरिका के सामने इमरान और उनकी पार्टी की इमेज सुधारने का काम दिया गया है, जिसके लिए वो अच्छी खासी फीस ले रही है। और ये सारी कवायद इसलिए हो रही है क्योंकि प्रधानमंत्री की कुर्सी जाने से पहले इमरान ने अमेरिका के खिलाफ खूब जहर उगला था। उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी तक को नहीं छोड़ा था। यही नहीं, इमरान ने आरोप लगाया था कि पाकिस्तान में कई पार्टियां अमेरिका के हाथों की कठपुतली बन गई हैं और वो वही करती हैं जो अमेरिका कहता है। अमेरिका और इमरान खान के बीच की दूरी तब और बढ़ गई थी जब यूक्रेन जंग शुरू होते ही वो रूस चले गए थे। एक तरफ यूक्रेन पर रूस के हमलों की तस्वीरें आ रही थीं, तो दूसरी तरफ इमरान खान और पुतिन की मुलाकात की तस्वीरें चर्चा का मुद्दा बनी हुई थी, जिसके कुछ ही दिन बाद पाकिस्तान में सियासी उठापटक शुरू हो गई और इमरान खान की पार्टी सत्ता से बाहर कर दी गई। इस दौरान इमरान ने जितना जहर शहबाज एंड कंपनी के खिलाफ उगला था, उससे ज्यादा जहर उन्होंने अमेरिका के खिलाफ उगला था। लेकिन पाकिस्तान में चुनाव नजदीक आते ही इमरान खान ने यू टर्न ले लिया और वो अमेरिका से रिश्ते बेहतर करने में जुट गए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि पाकिस्तान में अमेरिकी दखल को अहमियत मिलती है। इधर सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक में जमीन खिसकने से कई मकान तबाह हो गए। जमीन खिसकने की वजह से वहां के रास्ते भी बंद हो गए और कई मकान मलबे में तब्दील हो गए। गैंगटॉक के जिस इलाके में जमीन खिसकी, वहां की सड़कों को भी काफी नुकसान पहुंचा। सड़क पर मलबा आने से रास्ते भी बंद हो गए, जिसकी वजह से वहां का गैंगटॉक के बाकी हिस्सों से संपर्क टूट गया, जिसकी सूचना मिलते ही प्रशासन ने फौरन राहत बचाव का काम शुरू कर दिया। उधर रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई किए जाने के मुद्दे पर एक बार फिर अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दे दी। रूस के राष्ट्रपति ने फिर दोहराया कि यूक्रेन की मदद करके पश्चिमी देश रूस को हराने का सपना नहीं देख सकते, क्योंकि जितने हथियार पश्चिमी देश यूक्रेन को दे चुके हैं, उससे कहीं ज्यादा हथियार अभी रूस के जखीरे में रखे हुए हैं। एक इंटरव्यू में रूस के राष्ट्रपति ने अमेरिका और ब्रिटेन को चेतावनी दी कि अगर उन्होंने बहुत जल्द यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई बंद नहीं की तो फिर इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हालांकि पुतिन ने इंटरव्यू में यह भी कहा कि इतनी तादाद में हथियारों की सप्लाई यूक्रेन को होना चिंता की बात है, लेकिन रूस को इससे फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पश्चिमी देशों को जवाब देने के लिए रूस के पास कई रास्ते हैं। इसका मतलब है कि रूस अब अमेरिका और ब्रिटेन समेत यूक्रेन की मदद करने वाले देशों से दो हाथ करने के मूड में आ चुका है।
और इस बात का संकेत रूस के राष्ट्रपति कई बार दे चुके हैं कि यूक्रेन की मदद करना पश्चिमी देशों को भारी पड़ सकता है। इस बार पुतिन ने सीधे नाम लेकर अमेरिका और ब्रिटेन पर निशाना साधा और यूक्रेन की मदद करने के मुद्दे पर दोनों देशों को आखिरी चेतावनी दे दी। अपने इंटरव्यू में पुतिन ने कहा कि रूस के पास बहुत बड़ी तादाद में हथियारों का जखीरा मौजूद है जिसका अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को इशारों में ये धमकी भी दी कि रूस अपने हथियारों का उत्पादन बहुत तेजी से बढ़ा रहा है और इस साल के आखिर तक वो 3 गुना ज्यादा रफ्तार से गोला बारूद का उत्पादन भी शुरू कर देगा। यानी जिस तादाद में पश्चिमी देश यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से रूस हथियारों के उत्पादन में जुटा है। इस बीच रूस के मीडिया के मुताबिक पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया कि उनके खतरनाक T-90M टैंक के आगे पश्चिमी देशों के टैंक भी फेल हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने रूस के इस टैंक को दुनिया का सबसे शक्तिशाली टैंक बता दिया और दावा किया कि पश्चिमी देशों के टैंक इसका मुकाबला नहीं कर सकते। रूस के मीडिया के मुताबिक रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पश्चिमी देशों की तरफ से यूक्रेन को दिए जा रहे टैंकों की मदद से आग बबूला हो उठे। खबर है कि इसीलिए उन्होंने अपने सबसे खतरनाक T-90M टैंक की ताकत के बारे में पश्चिमी देशों को बता दिया। असल में हथियारों की कमी से जूझ रहे यूक्रेन को कई देशों ने टैंकों की मदद भेजने का ऐलान किया है। अमेरिका से यूक्रेन को जल्द एब्रम्स टैंक मिल सकते हैं। यानी आने वाले दिनों में यूक्रेन रूस पर और भीषण हमले करने में कामयाब हो सकता है। लेकिन रूस के मीडिया के मुताबिक दिमित्री मेदवेदेव ने साफ कर दिया कि इससे रूसी सेना को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनकी सेना के पास T-90M टैंक मौजूद है। इस टैंक को बेहद खतरनाक माना जाता है। दावा है कि यूक्रेन जंग में रूस के इस बाहुबली टैंक ने भारी तबाही मचाई है। बताया गया कि इसीलिए अब रूस इस टैंक की संख्या बढ़ाने में जुट गया ताकि पश्चिमी देशों के टैंक भी रूसी फौज का कुछ नहीं बिगाड़ पाएं। रूस के मीडिया के मुताबिक रूस ऐसे 1500 टैंकों को तैयार करने में जुटा है, क्योंकि दावा है कि ये टैंक अमेरिका के एब्रम्स और जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक से बेहतर है। इतना ही नहीं, दावा तो यह भी किया गया कि इन्हें ऐसी तकनीक से लैस किया गया है कि एंटी टैंक मिसाइलें भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी आने वाले दिनों में पश्चिमी देशों की टैंकों की मदद के बावजूद यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर लुहांस्क में रूस की सेना के ठिकानों पर यूक्रेन ने गोलीबारी और बम से हमला करने का दावा किया, जिसका एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें 14 सेकंड के भीतर 2 जोरदार धमाके होते दिखे। विस्फोट एक मकान के अंदर हुआ जिससे उसके परखचे उड़ गए। धमाका इतना जोरदार था कि हर तरफ मलबा बिखरा नजर आया। इन धमाकों से पूरा इलाका थर्रा उठा, मकानों के शीशे टूट गए। रूस का दावा है कि यूक्रेन ने रिहायशी इलाके को निशाना बनाया है जिसमें एक युवक की मौत हो गई। लुहांस्क यूक्रेन का वो इलाका है जहां रूस ने पिछले साल कब्जा कर अपने सैन्य ठिकाने बनाए थे। लुहांस्क में ही पुतिन के करीबी वैगनर ग्रुप के कई ठिकाने हैं और यहीं से उसके लड़ाकों ने यूक्रेन के कई इलाकों पर हमले किए। लेकिन पश्चिमी देशों से मिल रही सैन्य मदद के जरिए जेलेंस्की की सेना ने एक बार फिर इस इलाके में रूस के ठिकानों पर हमले का दावा किया। इधर लक्षद्वीप से एनसीपी के सांसद मोहम्मद फैजल ने अपनी सदस्यता बहाल करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी, जिनका आरोप था कि उन्हें जनवरी में लक्षद्वीप की सेशंस कोर्ट ने दोषी करार दिया था, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने इस पर स्टे लगा दिया था। लेकिन इसके बावजूद उनकी संसद सदस्यता बहाल नहीं की गई, जिसके बाद उन्होंने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी। एनसीपी सांसद मोहम्मद फैजल पर हत्या की कोशिश में शामिल होने का आरोप लगा था। उधर अफगानिस्तान के मीडिया के मुताबिक तालिबान ने ऐलान कर दिया कि वो पूरी दुनिया में शरिया कानून लागू करना चाहते हैं और इसके जरिए तालिबान पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख रहे हैं। खबर के मुताबिक अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा ने काबुल में हुए एक कार्यक्रम के दौरान अपने खतरनाक मंसूबे को सामने रखा, जिसमें उन्होंने तालिबानी जिहाद का जिक्र करते हुए ऐलान किया कि अब इसे पूरी दुनिया में फैलाने का वक्त आ गया है। अखुंजादा के मुताबिक जिस तरह अफगानिस्तान में शरिया कानून लागू किया गया, उसी तरह पूरी दुनिया में इसे लागू करने में जुट जाना चाहिए। अफगानिस्तान में पिछले साल नवंबर में इस्लाम धर्म के आधार पर चलने वाले शरिया कानून को पूरी तरीके से लागू कर दिया गया था। और आरोप है कि शरिया कानून की आड़ लेकर तालिबान ने एक बार फिर वहां जुल्म ढाने शुरू कर दिए। वहां से सरेआम कोड़े बरसाने, चौराहे पर फांसी पर लटकाने और चोरी के आरोप में हाथ काट देने जैसी कई खबरें आईं। इतना ही नहीं, वहां शरिया कानून के बहाने महिलाओं पर कई तरह की सख्त पाबंदियां भी लगा दी गई। और यही वजह है कि तालिबान के इस कानून को एक बार फिर लागू करने के बाद पूरी दुनिया की चिंता बढ़ गई, क्योंकि आरोप है कि इसके बाद वहां अपराधियों को सजा देने के दौरान यातनाएं दी गई। इसलिए शरिया कानून की कई सजाओं पर संयुक्त राष्ट्र ने प्रतिबंध लगा रखा है। लेकिन इसके बाद भी अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा ने इसे पिछले साल पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिया था, जिसके बाद एक बार फिर इस बात की आशंका भी बढ़ गई कि वहां न सिर्फ क्रूरता से सजाएं दी जाएंगी, बल्कि महिलाओं की स्थिति और भी बदतर हो जाएगी। क्योंकि इससे पहले 1996 से लेकर 2001 के बीच तालिबान ने शरिया कानून की आड़ में महिलाओं पर ही ज्यादा अत्याचार किए थे। तब महिलाओं के लिए टीवी, संगीत और सिनेमा पर रोक लगा दी गई थी। 10 साल से बड़ी लड़कियों के स्कूल जाने पर भी पाबंदी थी। इतना ही नहीं, महिलाओं को परिवार के किसी पुरुष के साथ ही घर से बाहर जाने की इजाजत थी।
और पिछले साल तालिबान के शरिया कानून लागू करने के बाद भी कई ऐसे फैसले लिए गए जिन्होंने अफगानिस्तान के लोगों को दहला दिया। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि तालिबान कहीं फिर क्रूरता की सारी हदें पार न कर जाएं। इसी वजह से अफगानिस्तान के सुप्रीम लीडर अखुंजादा के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी हैं। तालिबान के कई नेताओं ने उनके किए फैसलों पर नाराजगी जताई, लेकिन लगता नहीं कि इससे अखुंजादा पर कोई असर पड़ा हो, क्योंकि अब तो उन्होंने पूरी दुनिया में ही शरिया कानून लागू करने का ऐलान कर दिया। हालांकि दुनिया के ज्यादातर मुस्लिम देशों में शरिया कानून या तो पूरी तरह लागू है या फिर उसके कुछ नियम लागू हैं। इनमें सऊदी अरब, कतर, यूएई, इंडोनेशिया, ईरान, ब्रुनेई और नाइजीरिया जैसे देश शामिल हैं। लेकिन माना जाता है कि इन देशों में वैसी सख्त पाबंदियां नहीं हैं जैसी तालिबान ने लगा रखी हैं, और इसी वजह से अखुंजादा के ऐलान से तालिबान को लेकर दुनिया की चिंता एक बार फिर बढ़ सकती है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि दुनिया के 33 देशों में पानी का संकट बढ़ने वाला है, जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है और वो सबसे संवेदनशील देशों में एक है। पाकिस्तान की मीडिया ने यह मुद्दा जोर शोर से उठाया और दावा किया कि पाकिस्तान में अब पानी के लिए भी मारामारी होगी। मतलब पहले आटा, फिर तेल और अब पानी भी पाकिस्तान के लोगों के लिए आफत बनेगा, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया कि दुनिया के 33 देशों में पानी का संकट बढ़ने वाला है, जिनमें 22 देश ऐसे हैं जिन्हें पानी के लिहाज से असुरक्षित कैटेगरी में रखा गया, और इन 22 देशों में पाकिस्तान भी शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि दुनिया भर में जल संसाधन घटे हैं, जिसका नतीजा ये होगा कि आने वाले समय में पीने का पानी लोगों के लिए सपना बन जाएगा। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में लिखी ये बात डराने वाली है, क्योंकि रिपोर्ट में दावा किया गया कि दुनिया भर के करीब 70% लोगों यानी करीब 550 करोड़ लोगों के लिए साफ और सुरक्षित पानी मौजूद नहीं है, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, सूडान, सोलोमन आइलैंड्स, जिबूती, हैती, सोमालिया, लीबिया, यमन और श्रीलंका जैसे देशों के लोग शामिल हैं। यानी अनाज के दाने दाने के लिए तरसने वाले पाकिस्तान के लोग पानी की बूंद बूंद के लिए भी तरस सकते हैं, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में दावा किया गया कि वहाँ पीने के पानी की जबरदस्त किल्लत है और मौजूदा हालात में वहाँ की सरकार इसे सुधारने के लिए कुछ नहीं कर सकती। इधर दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए लड़कियों को ब्लैकमेल करने के आरोप में एक लड़के को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक वो फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों से बात करता था, फिर उनकी तस्वीरों को एडिट करके वायरल करने की धमकी देता था। आरोप है कि उन तस्वीरों के बदले वो उन लड़कियों पर संबंध बनाने का दबाव डालता था। पुलिस के मुताबिक उसने यूएई के मोबाइल नंबर से कई फेक अकाउंट बनाए थे, जिसकी लोकेशन उन्हें पंजाब के कपूरथला में मिली, जहां से उन्होंने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उधर चीन से तनातनी के बीच ताइवान ने मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस से अपना राजदूत वापस बुला लिया। ताइवान ने यह कड़ा फैसला हॉन्डुरस के विदेश मंत्री के चीन रवाना होने के बाद लिया। उसकी ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें ताइवान ने कहा कि हॉन्डुरस ने दोनों देशों की 80 साल की दोस्ती भुला दी और चीन की तरफ चला गया, जो ताइवान को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि चीन ताइवान की पहचान मिटाने पर तुला हुआ है। ताइवान ने बयान जारी किया कि अपने विदेश मंत्री को चीन भेजकर हॉन्डुरस ने ताइवान के साथ अपनी 80 साल की दोस्ती को भुला दिया, जिससे ताइवान की सरकार और लोगों की भावना को चोट पहुंची, और इसीलिए ताइवान ने हॉन्डुरस से अपना राजदूत वापस बुला लिया। मध्य अमेरिकी देश हॉन्डुरस के राष्ट्रपति ने पहले ही कह दिया था कि हॉन्डुरस के विदेश मंत्री चीन से बात करने वाले हैं, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि हॉन्डुरस चीन के पाले में जाने वाला है, जिसके बाद चीन की वन चाइना पॉलिसी उसे ताइवान से रिश्ते नहीं रखने देगी, क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है। वैसे पिछले कुछ सालों में चीन ने कई मध्य अमेरिकी देशों से करीबी बढ़ाई है, और अगर हॉन्डुरस ने औपचारिक तौर पर ताइवान से रिश्ता तोड़ दिया तो इसे चीन की बड़ी कामयाबी समझा जाएगा, क्योंकि तब केवल दुनिया में 13 देश बचेंगे जिनके ताइवान से राजनयिक संबंध रह जाएंगे। क्योंकि मध्य अमेरिका में एक के बाद एक ताइवान को कई झटके लगे हैं। मध्य अमेरिकी देश निकारागुआ पहले ही ताइवान से रिश्ते तोड़ चुका है और अब हॉन्डुरस भी उसी राह पर चल पड़ा है। मध्य अमेरिका के इस देश की सीमा ग्वाटेमाला और निकारागुआ से भी लगती है। ये है तो छोटा सा देश, लेकिन इसकी सीमा प्रशांत महासागर और कैरिबियन सागर दोनों से जुड़ती है। यही वजह रही कि ताइवान और चीन दोनों के लिए इस देश की अहमियत है। वैसे हॉन्डुरस का पड़ोसी देश निकारागुआ ताइवान से अपना रिश्ता खत्म कर चुका है, जबकि ग्वाटेमाला अब भी ताइवान का दोस्त है। इसके अलावा मध्य अमेरिकी देश बेलीज भी ताइवान के करीबी देशों में एक है। लेकिन धीरे धीरे मध्य अमेरिका में ताइवान की पकड़ कमजोर हो रही है, जिससे ताइवान ही नहीं अमेरिका भी कमजोर पड़ेगा, क्योंकि चीन के दोस्तों का नंबर बढ़ना ताइवान और अमेरिका दोनों के लिए खतरे की घंटी है। हालांकि अब तक चीन और हॉन्डुरस ने कोई औपचारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन ताइवान ने हॉन्डुरस से अपना राजदूत वापस बुलाकर 80 साल पुरानी दोस्ती खत्म होने की ओर इशारा कर दिया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि रूस से निपटने के लिए 4 देशों ने एक साथ आने का फैसला किया। बताया गया कि स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क मिलकर ज्वाइंट एयर डिफेंस बनाएंगे, ताकि अगर रूस उन पर हमला करे तो वो एक दूसरे की रक्षा कर पाएं। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इसीलिए स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क ने मिलकर ज्वाइंट एयर डिफेंस बनाने का ऐलान किया। बताया गया कि चारों देशों ने इसके लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। असल में यूक्रेन पर हमले के लिए ये देश रूस का विरोध करते आए हैं, इसीलिए अब ये रूस के खिलाफ अपनी तैयारी मजबूत करना चाहते हैं,
ताकि अगर रूस कभी इनसे भिड़ने की कोशिश करे तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक इस समझौते के तहत चारों देश जरूरत पड़ने पर एक साथ मिलकर दुश्मन पर सैन्य कार्रवाई भी करेंगे। इधर बिहार के दरभंगा में एक ट्रेन का इंजन पटरी से उतर गया, जिसकी वजह से वहां रेलवे ट्रैक को बंद करना पड़ गया। हालांकि गनीमत यह रही कि किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घटना की जानकारी मिलने के बाद रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी वहां पहुंच गए। कई घंटों की मेहनत के बाद इंजन को दोबारा ट्रैक पर लाया गया। उधर खबर है कि बांग्लादेश की नौसेना को मजबूत करने के लिए चीन बड़ी मदद करने जा रहा है। दावा कि चीन वहां एक नेवल बेस बनाने वाला है, जिसे वो 2030 तक तैयार कर बांग्लादेश की नौसेना को सौंपने की तैयारी में है। बांग्लादेश की नौसेना के लिए बनाया जा रहा ये अड्डा आकार में इतना बड़ा होगा कि उसमें एक साथ 6 पनडुब्बियां और 8 जंगी जहाजों को रखा जा सकेगा। इसके अलावा वो कई खतरनाक जहाज और पानी के अंदर तहलका मचाने वाली पनडुब्बियां भी उसे मदद के तौर पर देने वाला है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि बांग्लादेश को मिलने वाले ये जहाज पुरानी तकनीक से लैस हैं। यानी चीन अपना कबाड़ बांग्लादेश को मदद के तौर पर देकर उसे अपने कर्ज के जाल में फंसाने की फिराक में है। ठीक वैसे ही जैसे उसने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ किया था। आशंका जताई जा रही है कि वो ये सब समंदर में भारत को चारों तरफ से घेरने के लिए कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और श्रीलंका पहले से ही उसके एहसानों के तले दबे हैं और अब वो बांग्लादेश को भी अपना मोहरा बनाने की कोशिश में है, जिसके लिए वो बांग्लादेश को टैंक, फाइटर जेट, जंगी जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ ही कई घातक हथियार भी दे चुका है। इसके अलावा उसने बांग्लादेश को पिछले कुछ सालों में कई स्टेल्थ मिसाइलें भी दी हैं, जो दुश्मन के रडार को चकमा देने के लिए जानी जाती हैं। दावा है कि चीन ने बांग्लादेश में पिछले कुछ सालों में 38 अरब डॉलर यानी भारतीय रुपयों में करीब 3 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश किया है और आशंका जताई जा रही है कि वो इतनी भारी भरकम रकम के बोझ तले बांग्लादेश को दबाना चाहता है ताकि वो आने वाले वक्त में भारत के खिलाफ उसे प्यादे की तरह इस्तेमाल कर सके। इस बीच यमन के पास लाल सागर में 8 साल से भटक रहा तेल से भरा एक सुपर टैंकर कभी भी फट सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है कि अब वक्त बहुत कम है और अगर कुछ नहीं किया गया तो सऊदी अरब से लेकर अफ्रीका तक कई लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी, क्योंकि उस टैंकर का तेल समंदर में लीक हो जाएगा और तेल से प्रदूषित पानी कई देशों तक फैल जाएगा। 2015 में यमन में जंग तेज हो गई थी और 10 लाख बैरल से ज्यादा तेल लेकर जा रहे टैंकर को लाल सागर में लावारिस छोड़ दिया गया था। अब वो जहाज टूटने लगा है। संयुक्त राष्ट्र ने आशंका जताई है कि या तो वो अब किसी भी वक्त डूब सकता है या फिर फट सकता है और अगर ये हुआ तो तबाही मच जाएगी। लेकिन दिक्कत यह है कि संयुक्त राष्ट्र हादसे को रोकने के लिए अरबों डॉलर का बजट ही नहीं जुटा पा रहा। इधर पंजाब के अमृतसर में बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान सीमा के पास 6 किलो हेरोइन बरामद की। दावा किया गया कि पाकिस्तानी ड्रोन से इसकी तस्करी की गई, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए बताई गई। 6 किलो हेरोइन को 4 पैकेट में छिपाया गया था, जिसे सेना के जवानों ने एक खेत से बरामद किया। आरोप है कि ड्रोन की मदद से पंजाब के कई जिलों में ड्रग्स की सप्लाई करने की तैयारी थी, लेकिन बीएसएफ के जवानों ने पाकिस्तान के इस प्लान पर पानी फेर दिया। उधर अब तक आर्मेनिया और अजरबैजान दोनों से रिश्ता बनाए रखने में जुटे पुतिन अजरबैजान पर भड़क गए। रूस ने आरोप लगाया कि अजरबैजान शांति समझौते को नहीं मान रहा। यही बात अजरबैजान को पड़ोसी आर्मेनिया भी कई महीनों से कहता आ रहा है, पर रूस अब तक चुप बैठा था। इस वजह से आर्मेनिया कई बार रूस से दोस्ती तोड़ने का इशारा भी कर चुका है। और आखिरकार रूस ने भी मान लिया कि उसने 2020 की जंग खत्म करवाने के लिए आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच जो सीज फायर एग्रीमेंट करवाया था, 2 दिन पहले अजरबैजान ने उसे तोड़ दिया। 2020 में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच 6 हफ्तों तक खूनी जंग हुई थी। तोप गोलों और बमों की बरसात में 6,500 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। लड़ाई हुई थी नागोर्नो कराबाख इलाके के लिए, जो कि वैसे तो अजरबैजान का हिस्सा है, लेकिन वहां बहुसंख्यक आर्मेनियाई मूल के लोग हैं। इसी वजह से आर्मेनिया और अजरबैजान में कांटे की दुश्मनी है। दोनों एक दूसरे को मरने मारने पर उतारे हों, लेकिन डर है कि उनके बीच की लड़ाई अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने वाली है, क्योंकि अजरबैजान ने नागोर्नो कराबाख के लोगों का हुक्का पानी बंद करने की कसम खा ली है। और इस बार अजरबैजान की सेना आर्मेनिया और नागोर्नो कराबाख की एक दूसरी सड़क पर भी कुंडली मारकर बैठ गई। अजरबैजान के लोगों ने बीते दिसंबर से नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाले लाचिन कॉरिडोर पर ब्लॉकेड लगाया हुआ था। लाचिन कॉरिडोर नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से लिंक करने वाला इकलौता रास्ता है। आर्मेनिया का आरोप है कि कॉरिडोर के बंद होने की वजह से वो नागोर्नो कराबाख तक खाने पीने का सामान नहीं पहुंचा पा रहा। इस वजह से आर्मेनिया के लोग ब्लॉकेड को बाईपास करने के लिए पास से गुजरने वाली एक कच्ची सड़क का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन अजरबैजान ने दावा किया कि आर्मेनिया उस सड़क के जरिए हथियार सप्लाई कर रहा था, इसलिए उसकी सेना ने उसे भी बंद कर दिया। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान के तीखे तेवर उस पर भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अजरबैजान का दोस्त तुर्की आर्मेनिया से करीबी बढ़ाता दिख रहा है। दोनों देश एक दूसरे के लिए अपने बॉर्डर खोलने की तैयारी में, जबकि तुर्की नागोर्नो कराबाख की जंग में हमेशा आर्मेनिया के खिलाफ खड़ा रहा है। उसके अजरबैजान को दिए बारकताश ड्रोन ने 2020 की लड़ाई में आर्मेनिया को धूल चटा दी थी, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। तुर्की और आर्मेनिया के बीच हवाई जहाज तोड़ते हैं, लेकिन 3 दशक से भी ज्यादा वक्त से दोनों का लैंड बॉर्डर बंद है।
लेकिन अब उसे भी खोलने की तैयारी है। बताया गया कि पहले बॉर्डर सिर्फ राजनयिकों और दूसरे देशों के नागरिकों के लिए खोला जाएगा। इससे पहले पिछले महीने जब तुर्की भयानक भूकंप से दहला था, तब भी उसने आर्मेनिया से मदद लेने के लिए अपना बॉर्डर खोला था। तुर्की और आर्मेनिया की ये करीबी आने वाले वक्त में अजरबैजान के लिए सिरदर्द भी बन सकती है। इस बीच म्यांमार की फौज ने यह साफ कर दिया कि उसके खिलाफ आवाज उठाने वाले विद्रोहियों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। यह ऐलान म्यांमार के सैन्य दिवस के मौके पर किया गया, जहां म्यांमार की फौज की कई टुकड़ियों ने शक्ति प्रदर्शन किया। इस दौरान सेना को म्यांमार में जारी विरोध प्रदर्शनों को सख्ती से कुचलने का आदेश दिया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि 2021 में वहां सेना ने सत्ता पर कब्जा कर लिया था। उसके बाद से ही वहां लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। म्यांमार की सेना ने चेतावनी भी दी कि उनका विरोध करने वाले तमाम संगठनों को विद्रोहियों की तरह ही देखा जाएगा और उनसे निपटने में कोई नरमी नहीं बरती जाएगी। असल में वहां की जनता फौज के तरीकों से तंग आ चुकी है और देश में चुनाव कराने की मांग पर अड़ी है और म्यांमार की फौज पर इन्हीं प्रदर्शनों को कुचलने का आरोप लगता रहा है। हालांकि इस दौरान मिलिट्री चीफ ने यह भी उम्मीद जताई कि अगर हालात काबू में रहे तो जल्द ही म्यांमार में चुनाव भी कराए जा सकते हैं। इधर यूपी निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल गई। सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ यूपी में निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी और यूपी सरकार को निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करने की अनुमति दे दी। निकाय चुनाव की सीटों पर ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से चुनाव में देरी हो रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद कोर्ट ने आरक्षण के साथ निकाय चुनाव कराने की इजाजत दे दी। कोर्ट के इस फैसले का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वागत किया। उधर नेपाल में एक बहुत बड़ा हवाई हादसा टल गया। वहां एयर इंडिया और नेपाल एयरलाइंस के 2 विमान एक दूसरे से टकराने वाले थे और अगर इनकी टक्कर हो जाती तो दोनों विमानों में बैठे सैकड़ों यात्रियों की जान पर खतरा आ जाता। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया के विमान ने दिल्ली से काठमांडू के लिए उड़ान भरी थी, जो हवा में करीब 19,000 की फीट की ऊंचाई से नीचे की तरफ आ रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त उसी रूट पर नेपाल एयरलाइंस का यात्री विमान 15,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा था, जिसका पता लगते ही उसे फौरन 7,000 फीट की ऊंचाई तक लाया गया ताकि दोनों विमानों के बीच टक्कर न हो जाए। लेकिन इस लापरवाही के लिए नेपाल एटीसी के 3 अधिकारियों को बर्खास्त कर दिया गया। नेपाल एयरलाइंस के विमान ने मलेशिया के कुआलालंपुर में उड़ान भरी थी और दोनों ही विमानों को काठमांडू हवाई अड्डे पर लैंड करना था। इस बीच रूस के कब्जे वाले डोनेट्स्क के कई इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों ने हमले तेज कर दिए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें यूक्रेन के जवान तोप से दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोले बरसाते नजर आए। जेलेंस्की के सैनिकों ने कुछ ही देर में तोप से गोलों की ऐसी बरसात की जिसकी गूंज से पूरा इलाका थर्रा उठा। यूक्रेन के मुताबिक उसके सैनिकों ने डोनेट्स्क में रूस के कब्जे वाले इलाकों में ये हमले किए। जो वीडियो सामने आया उसमें कई जगहों पर तेज धमाके होते नजर आए। यूक्रेन का दावा है कि तोप से किए गए भीषण हमलों में रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। और इतना ही नहीं, ये भी दावा किया गया कि वैगनर ग्रुप के कई लड़ाकों को भी तगड़ी चोट पहुंची। डोनेट्स्क यूक्रेन का वही शहर है जिस पर जंग की शुरुआत में ही रूस ने कब्जे का दावा किया था, जिसके बाद से वहां खूनी जंग जारी है। दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर जोरदार हमले करने से पीछे नहीं हट रही। हालांकि रूस के दावे को यूक्रेन हमेशा से गलत बताता रहा है, क्योंकि जेलेंस्की के जवान अब भी डोनेट्स्क से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि जिन हिस्सों पर रूस ने कब्जा किया था, दावा है कि वो उनको छुड़ाने के लिए रूसी फौज पर ताबड़तोड़ हमले कर रहे हैं। लेकिन खबर है कि अब यूक्रेन के सैनिक भी आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और इसीलिए उन्होंने डोनेट्स्क में रूसी सेना के कब्जे वाले इलाकों में हमले पहले से और तेज कर दिए, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डोनेट्स्क को अपने हाथों से नहीं जाने देना चाहते। इधर उत्तर प्रदेश के शामली में जबरीन नाम के इनामी बदमाश को पकड़ने गई हरियाणा पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। हरियाणा पुलिस के जवान जैसे ही उस बदमाश को पकड़कर वहां से निकलने लगे, आरोप है कि तभी उसके गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें घेरकर उन पर हमला कर दिया। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद देखे या फिर इजराइल के झंडे। इस दौरान वहां जुटे कुछ प्रदर्शनकारी धक्का मुक्की पर भी उतर आए, जिन्हें पुलिस ने खदेड़कर सड़कों से अलग किया, पर उनमें कुछ पुलिस वालों से ही उलझ पड़े, जिसके बाद नौबत मारपीट तक की आ गई। कुछ देर में तो यह हंगामा इतना बढ़ गया कि विरोध कर रही भीड़ ने पूरा का पूरा हाईवे जैम कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से हटाने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, साथ ही कुछ जगहों पर लाठियां भी चलाई। लेकिन नेतन्याहू सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे प्रदर्शनकारी वहां से नहीं हटे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें वहां से खदेड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया और उन पर आंसू गैस के गोले दागे ताकि वो हाईवे को खाली कर दें। आरोप है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की, जिसके बाद भीड़ पर काबू पाने के लिए पुलिस वालों ने सख्ती बरती और उन्हें वहां से बुरी तरह खदेड़ना शुरू कर दिया। असल में नेतन्याहू सरकार के नए बिल के खिलाफ वहां के रक्षा मंत्री ने पहले भी विरोध जताया था। यहाँ तक कि इजराइल की सेना ने संयुक्त अभ्यास में हिस्सा लेने से भी इनकार कर दिया था, जिसके बाद रक्षा मंत्री पर सख्ती बरतते हुए बेंजामिन नेतन्याहू ने उन्हें बर्खास्त कर दिया था।
नेतन्याहू के इस फैसले के बाद प्रदर्शनकारियों का गुस्सा चरम पर पहुंच गया और तेल अवीव में बवाल मच गया। उधर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे याईर नेतन्याहू ने ऐसे संकेत दिए कि उनके देश में भड़की विरोध की आग के पीछे अमेरिका का हाथ है। इजराइल की मीडिया के मुताबिक याईर नेतन्याहू ने ऐसा सीधे सीधे नहीं कहा, बल्कि उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट को रीट्वीट किया, जिनमें यह दावा किया गया कि इजराइल में चल रहे प्रदर्शनों के पीछे अमेरिका की साजिश है। याईर नेतन्याहू ने जो ट्वीट शेयर किए उनमें अमेरिका को इजराइल के खिलाफ खड़ा बताया गया। ये दावा किया गया कि बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार गिराने के लिए अमेरिका की तरफ से फंडिंग की जा रही है और इसी वजह से पिछले कई महीनों से लाखों लोग नेतन्याहू सरकार के खिलाफ सड़कों पर हैं। हालांकि ये विरोध उस जुडिशियल रिफॉर्म बिल के खिलाफ है जो पिछले हफ्ते ही इजराइल की संसद में पास हुआ, जिसके बाद इजराइल की संसद को वहां की सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटने का अधिकार मिल जाएगा। इसके साथ ही वहां जजों की नियुक्ति में भी सरकार का दखल हो जाएगा। और इसी वजह से इजराइल में प्रदर्शन कर रहे लोग बेंजामिन नेतन्याहू को लोकतंत्र का विरोधी करार दे रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि भ्रष्टाचार के केस में फंसे नेतन्याहू अपने आप को बचाने के लिए ये बिल लेकर आए और इसके जरिए वो इजराइल की न्यायपालिका की ताकत को कमजोर करना चाहते हैं। लेकिन अब उनके बेटे याईर नेतन्याहू इशारों में इजराइल में भड़की आग के लिए अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि ईरान के खिलाफ अमेरिका खुलकर इजराइल के साथ खड़ा है। वो लगातार इजराइल को ये भरोसा दिला रहा है कि ईरान को दोनों मिलकर रोकेंगे, लेकिन लगता है कि बेंजामिन नेतन्याहू के बेटे को अमेरिका पर भरोसा नहीं है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब याईर नेतन्याहू ने अपने पिता के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर निशाना साधा हो। इससे पहले इस महीने की शुरुआत में भी उन्होंने ट्वीट कर प्रदर्शनकारियों को आतंकवादी बता दिया था। इधर अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक गुरुद्वारे में गोलीबारी की घटना से हड़कंप मच गया, जिसमें 2 लोग घायल हो गए और आरोप है कि उन्हीं के जानकारों ने उन पर गोली चलाई। पुलिस के मुताबिक वहां 2 लोगों के बीच पहले झड़प हुई, फिर गोलीबारी शुरू हो गई, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और गोली चलाने वाले की तलाश में जुट गई। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक ईरान ने सीरिया में मौजूद अमेरिकी सेना के ठिकानों को मिसाइल से उड़ा देने की धमकी दे दी। ईरान ने चेतावनी दी कि सीरिया में अगर उसके समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों के ठिकानों पर फिर हमला किया गया तो इसका करारा जवाब मिलेगा, क्योंकि सीरिया में मौजूद अमेरिका के 25 ठिकाने मिसाइलों के निशाने पर हैं। खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिका को धमकाया कि अब अगर सीरिया में उसके समर्थन वाले लड़ाकों पर हमला हुआ तो अंजाम बुरा होगा। ईरान ने ये चेतावनी तब दी जब 24 मार्च को अमेरिका ने सीरिया में चरमपंथी लड़ाकों पर एक बड़ी एयर स्ट्राइक की थी। अमेरिका ने दावा किया था कि उसके हमले में ईरान के समर्थन वाले चरमपंथी लड़ाकों को भारी नुकसान पहुंचा था, जबकि ईरान के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी वायुसेना की स्ट्राइक में 19 लोगों की मौत हुई थी, जिनमें ईरान के समर्थन वाले 16 चरमपंथी लड़ाके भी शामिल थे। इसी वजह से ईरान अमेरिका पर बुरी तरह भड़क गया और उसने इसे सीधे सीधे ईरान पर हमला बता दिया और ये चेतावनी दे दी कि अब सीरिया में अमेरिकी सेना के ठिकानों की खैर नहीं है। ईरान ने 24 मार्च को सीरिया में की गई अमेरिका की एयर स्ट्राइक को एक आतंकी घटना बता दिया और दावा किया कि अमेरिकी सेना की एक बड़ी संख्या ने सीरिया में जबरन अपनी पैठ बना रखी है। हालांकि अमेरिका के मुताबिक आईएसआईएस के आतंकियों के खात्मे के लिए उसकी सेना के करीब 900 जवान ही सीरिया में मौजूद हैं, लेकिन ईरान ने आरोप लगाया कि अमेरिका झूठ बोल रहा है। ईरान के मुताबिक अमेरिका के 22 बड़े और 3 छोटे सैन्य बेस सीरिया में हैं और ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के ये सारे बेस चरमपंथी लड़ाकों की मिसाइलों के निशाने पर हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी उनके ठिकानों पर हमले किए थे और लड़ाकू विमानों से वहां बम बरसा दिए थे। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने स्ट्राइक करने के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया था, जिसकी मदद से ईरान के समर्थन वाले लड़ाकों पर मिसाइलें भी बरसाई गई थी। ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पुतिन ने अब नेटो से सीधे सीधे भिड़ने का मन बना लिया है। उन्होंने नेटो की चौखट पर अपने परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान कर दिया है। पुतिन अपने दोस्त और पड़ोसी बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने जा रहे हैं और बेलारूस वो देश है जिससे कई नेटो देशों की सीमा लगती है। इन नेटो देशों में पोलैंड है जो पुतिन को आंखें दिखाने में लगा है और लिथुआनिया और लातविया जैसे छोटे देश भी हैं। यानी परमाणु हथियारों की धमकी देते आ रहे पुतिन अब वाकई इन्हें चलाने के मूड में लग रहे हैं। उन्होंने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने का ऐलान करके पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। यह बहुत बड़ा फैसला है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो यह पहली बार होगा जब रूस अपने न्यूक्लियर हथियार किसी दूसरे देश में रखेगा। यानी पुतिन की तैयारी यूक्रेन को उत्तर और पूर्व 2 दिशाओं में घेरकर उस पर परमाणु बम बरसाने की है। यूक्रेन के पूर्व में खुद रूस है और बेलारूस रूस के साथ यूक्रेन का भी पड़ोसी है। इसी वजह से पिछले साल 24 फरवरी को रूस की सेना यूक्रेन के उत्तर में बेलारूस से ही घुसी थी। अब डर यह है कि अगर रूस के परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात होते हैं तो यूक्रेन की राजधानी कीव तो फिर खत्म है, क्योंकि बेलारूस के बॉर्डर से कीव ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच फासला 90 किलोमीटर के आसपास का है। इसी वजह से यूक्रेन से लेकर नेटो तक परेशान है। पुतिन के ऐलान से घबराए यूक्रेन ने तो यूएन की सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी बैठक बुलाने की मांग कर दी है। वहीं नेटो ने पुतिन के फैसले को खतरनाक और गैर जिम्मेदाराना बताया।
लेकिन पुतिन का कहना है कि जब अमेरिका कई दशकों से रूस के पड़ोस में अपने साथी देशों के यहाँ परमाणु बम रखता आ रहा है तो फिर रूस ऐसा क्यों नहीं कर सकता। इसलिए अब रूस भी बेलारूस में अपने न्यूक्लियर बम रखेगा, क्योंकि बेलारूस कई बार खुद को अपने पड़ोसियों से खतरा जता चुका है। बेलारूस की सीमा पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया जैसे देशों से लगती है। ये तीनों नेटो के सदस्य हैं और अमेरिका के साथ खड़े हैं। हालांकि पुतिन ने यह साफ नहीं किया कि रूस कब अपने परमाणु हथियार बेलारूस में ट्रांसफर करेगा। लेकिन कहा जा रहा है कि 1 जुलाई तक बेलारूस में रूस के परमाणु हथियारों को स्टोर करने का इंतजाम हो जाएगा और तभी से यूक्रेन के लिए परमाणु खतरे के काउंटडाउन की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि पुतिन अपने जो परमाणु हथियार बेलारूस में तैनात करने जा रहे हैं वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है और टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन कभी भी किसी भी जंग में नहीं चलाए गए। ऐसे में पुतिन के ऐलान के बाद लग रहा है कि जो आज तक नहीं हुआ वो यूक्रेन की जंग में हो सकता है। युद्ध की शुरुआत से ही रूस बार बार अपने परमाणु हथियारों की धमकी इसलिए दे रहा है क्योंकि वो दुनिया में परमाणु हथियारों का सबसे बड़ा मालिक है। अमेरिका की इंटेलिजेंस कहती है कि रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार हैं। और टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार वो बला है जिसे जंग के मैदान में खास इलाके में दुश्मन के किसी ठिकाने को तबाह करने के लिए बनाया जाता है। मतलब ये कि टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार अमेरिका पर मौसम कहर बरपाने से बाज नहीं आ रहा। बर्फीले तूफान के बाद अब वहां के अलाबामा और मिसिसिपी राज्यों में बवंडरों ने धावा बोल दिया। 26 लोगों की जान चली गई। और जो तस्वीरें सामने आई उन्हें देखकर ऐसा लगा जैसे अमेरिका के मिसिसिपी में आसमान से बमों की बारिश हुई हो। वहां का हाल इतना बुरा था कि तबाही जंग से जूझ रहे यूक्रेन से कम नहीं लगी। बवंडर के रास्ते में जो आया मिट्टी में मिल गया। पेड़, मकान और गाड़ियां सब कुछ बर्बाद हो गया। बड़े बड़े ट्रक पलट गए, यहां तक कि पक्की इमारतें भी कंकाल बनी दिखी। उनके आर पार सब नजर आ रहा था। मिसिसिपी के एक शहर का तो चप्पा चप्पा तहस नहस हो गया। ऊपर से राज्य के गवर्नर ने चेतावनी दी कि बला अभी टली नहीं है क्योंकि आगे और तूफान आ सकते हैं। जॉर्जिया राज्य का हाल भी मिसिसिपी जैसा दिखा। वहां सड़कों पर टूटे पेड़ों का कब्जा नजर आया। इधर उत्तर प्रदेश के शामली में जबरीन नाम के इनामी बदमाश को पकड़ने गई हरियाणा पुलिस पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें कुछ लोग एक पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। हरियाणा पुलिस के जवान जैसे ही उस बदमाश को पकड़कर वहां से निकलने लगे, आरोप है कि तभी उसके गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें घेरकर उन पर हमला कर दिया। जिसके बाद कुछ पुलिस वाले तो उनके बीच से निकलने में कामयाब हो गए, लेकिन एक पुलिस वाला भीड़ के बीच ही फंस गया, जिस पर लोगों ने घूंसे बरसाए। इतना ही नहीं, उसके कपड़े भी फाड़ दिए गए। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने उससे बंदूक भी छीनने की कोशिश की। हालांकि किसी तरह से पुलिस की टीम ने वहां से भागकर अपनी जान बचाई। नियमों के अधीन इनके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाए। पुलिस के मुताबिक मारपीट में हरियाणा पुलिस के कुछ जवान घायल भी हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस बीच संसद की सदस्यता जाने के बाद राहुल गांधी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस जारी कर दिया गया। उन्हें ये नोटिस लोकसभा की हाउसिंग कमेटी ने भेजा और उन्हें उनका सरकारी बंगला खाली करने के लिए 23 अप्रैल तक का वक्त दिया गया। हम क्या कदम उठाएंगे इसकी अधिकृत रूप से जानकारी बाद में। राहुल गांधी 2004 में जब सांसद चुने गए थे, तब से दिल्ली के 12 तुगलक लेन पर बने सरकारी बंगले में रह रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के सावरकर पर दिए बयान पर सियासी लड़ाई बढ़ गई। बीजेपी ने तो राहुल गांधी का विरोध किया ही, उद्धव गुट वाली शिवसेना भी नाराज हो गई। नौबत यह आ गई कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई विपक्षी दलों की बैठक में उद्धव गुट वाली शिवसेना शामिल नहीं हुई। राहुल गांधी ने संसद से सदस्यता रद्द होने के अगले दिन यह बयान दिया था, जिसके बाद एक नया सियासी बखेड़ा खड़ा हो गया। संसद से सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल मीडिया के सामने आए तो अपनी बात रखने थे, लेकिन माफी के सवाल पर सावरकर का नाम लेकर उन्होंने एक नई सियासी लड़ाई शुरू कर दी। मेरा नाम सावरकर नहीं है, मेरा नाम गांधी है। गांधी किसी से माफी नहीं मांगता। राहुल का यह बयान आते ही बीजेपी आक्रामक हो गई। शिंदे गुट वाली शिवसेना और बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में उनके खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। अराजकता की गंदगी जो राहुल जी फैला रहे हैं, तो वो भी राहुल गांधी नहीं, वो राहुल गंदगी है। बात सावरकर की थी, इसलिए महाराष्ट्र में भी ये मुद्दा उछला और उद्धव गुट वाली शिवसेना के इस मुद्दे पर कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो गई। महाराष्ट्र में कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना साथ हैं, दोनों महाविकास अघाड़ी का हिस्सा हैं। लेकिन सावरकर के मुद्दे पर कांग्रेस और उद्धव गुट वाली शिवसेना की राय अलग है। यही वजह रही कि संजय राउत ने राहुल के बयान को गलत बताने से पहले एक बार नहीं सोचा। ये बयान गलत है, वो गांधी जरूर है, लेकिन सावरकर को घसीटने की जरूरत नहीं है। मानहानि केस में सजा पाने और फिर संसद की सदस्यता गंवाने वाले राहुल गांधी को संसद में ज्यादातर विपक्षी पार्टियों का साथ मिला, लेकिन सावरकर और गांधी पर दिया गया बयान उनके लिए नई चुनौती लेकर आया, क्योंकि उद्धव गुट वाली शिवसेना इस मामले पर उनके खिलाफ खड़ी हो गई। और खुद उद्धव ठाकरे ने बयान दिया कि वो सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने ये बयान महाराष्ट्र के नासिक में एक सभा में दिया और सावरकर पर दिए राहुल के बयान पर अपना गुस्सा दिखाया।
राहुल गांधींना मी जाहीरपणाने सांगतोय की सावरकर आमचं दैवत आहे, त्यांचा अपमान आम्हाला पटणारा नाही। इस बीच राहुल गांधी के मोदी सरने वाले बयान के खिलाफ बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन किया। इसी मामले में सजा के बाद उनकी संसद सदस्यता भी जा चुकी है। और बीजेपी ने राहुल के मोदी सरनेम वाले इस बयान को पूरे ओबीसी समुदाय का अपमान बताकर विरोध जताया। संपूर्ण जो ओबीसी समाज है उसको चोर का प्रदर्शन के दौरान बीजेपी ने राहुल गांधी से फिर माफी की मांग की। वहीं राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मुद्दे पर संसद में कांग्रेस के नेताओं ने जोरदार हंगामा किया, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही शाम 4 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन जैसे ही कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, कांग्रेस के नेताओं ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द किए जाने के मुद्दे पर फिर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। उधर संसद से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के विरोध में कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़ों में प्रदर्शन किया, जिसके ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया। राहुल की सदस्यता मानहानि केस में सजा के ऐलान के अगले दिन रद्द की गई थी, जिसका विरोध कांग्रेस सांसदों ने काले कपड़े पहनकर किया। सोनिया गांधी ने काले बॉर्डर वाली साड़ी पहनी तो खरगे काले कुर्ते और पगड़ी में नजर आए। कांग्रेस के बाकी सांसद भी काले कपड़े पहनकर आए। इस प्रदर्शन में ज्यादातर विपक्षी पार्टियों ने कांग्रेस का साथ दिया, जिनमें टीएमसी भी शामिल थी। यानी राहुल के मुद्दे पर विपक्ष साथ खड़ा दिखा। कांग्रेस इस बात से उत्साहित नजर आई। वक्त देख लो अपना, खत्म हो रहा है। जबकि बीजेपी ने आरोप लगाया कि ये प्रदर्शन सच छिपाने के लिए किया गया। इनके काले कारनामे अब काले कपड़े, ये काले जादू तक जाने वाले हैं। मानहानि केस में राहुल पर हुई कार्रवाई कांग्रेस की 2024 की चुनावी तैयारियों के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। हालांकि कांग्रेस ऐसा जता नहीं रही और विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी हुई है। इस बीच पटना में राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर महागठबंधन के कई दिलों ने जमकर प्रदर्शन किया। इसके लिए कई विधायक और पार्षद विधानसभा के बाहर पहुंच गए और हाथों पर काली पट्टी बांधकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। बाकी नेता बीजेपी के दूध के धोए हुए हैं क्या? दूसरी तरफ बीजेपी के विधायकों ने बिहार में बढ़ाई गई बिजली दरों पर नीतीश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इधर कांग्रेस नेता श्रीनिवास के महंगाई पर दिए बयान पर कांग्रेस और बीजेपी भिड़ गए। श्रीनिवास ने अपने बयान में स्मृति ईरानी का नाम लिया और महंगाई के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा, जिसके बाद बीजेपी भड़क गई। उसने स्मृति ईरानी पर दिए बयान पर कांग्रेस को आड़े हाथ लिया। उनकी पार्टी के नेता महिलाओं का अपमान कर रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उस महिला नेत्री ने राहुल गांधी को अमेठी में चुनाव में हराया। हालांकि बाद में कांग्रेस नेता श्रीनिवास ने ट्वीट करके साफ कर दिया कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला गया और उनका आधा बयान ही दिखाया गया, क्योंकि उन्होंने जो भी शब्द इस्तेमाल किए थे वो महंगाई के लिए थे, न कि स्मृति ईरानी के लिए। उधर पड़ोसी देशों को बदनाम करने की पाकिस्तान की साजिश एक बार फिर नाकाम हो गई। 22 मार्च को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने एक अलर्ट जारी कर यह आशंका जताई थी कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर जानलेवा हमला हो सकता है, जिसके लिए आतंकी संगठन TTP यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने पूरी तैयारी कर ली है। ISI ने अपने अलर्ट में यह भी कहा था कि TTP विदेशी खुफिया एजेंसियों और अफगानिस्तान के आतंकियों के साथ मिलकर इमरान खान और उनकी रैलियों को निशाना बना सकता है। ISI का दावा है कि TTP कमांडर मुकर्रम खुरासानी ने अफगानिस्तान के आतंकियों की मदद से पाकिस्तान का माहौल बिगाड़ने का प्लान बनाया है। लेकिन पड़ोसी देशों को बदनाम करने की पाकिस्तान की ये साजिश तब फेल हो गई जब लाहौर में इमरान की पार्टी PTI यानी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की एक जबरदस्त रैली हुई। और 26 मार्च को हुई इस रैली में इमरान खान के साथ उनकी पार्टी के हजारों कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। ISI ने अलर्ट जारी किया था कि इसी रैली के दौरान इमरान खान को TTP के आतंकी निशाना बनाएंगे और रैली के दौरान बड़ा आतंकी हमला होगा। लेकिन ISI की पोल तब खुल गई जब इमरान की रैली में ऐसी कोई घटना नहीं हुई, जबकि ISI की तरफ से दावा किया गया था कि TTP के कमांडर मुकर्रम खुरासानी ने इमरान खान को निशाना बनाने के लिए अफगानिस्तान के आतंकी अब्दुल हमीद खुरासानी से हाथ मिला लिया है। अब्दुल हमीद खुरासानी का अफगानिस्तान के नूरिस्तान इलाके में 25 खूंखार आतंकियों का एक ग्रुप है, जिसके कुछ आतंकी 4 दिन पहले घुसपैठ कर चुके हैं और इन्हें इमरान खान और उनकी रैलियों को निशाना बनाने का काम सौंपा गया है। और ISI के उस अलर्ट में यह भी दावा किया गया था कि आतंकी पुलिस की वर्दी में होंगे और हमले के लिए वो पुलिस की गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे। बाकायदा ISI ने इमरान खान और उनकी रैली में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था करने की मांग तक की थी ताकि आतंकी हमले को रोका जा सके। 26 मार्च को लाहौर में इमरान खान की पार्टी PTI की बड़ी रैली हुई। इसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। पूरी रैली के दौरान आतंकी वारदात तो दूर भगदड़ तक नहीं हुई, जिसके बाद ISI की इस खुफिया रिपोर्ट पर सवाल खड़े हो गए। TTP पहले ये बयान जारी कर चुका है कि वो पाकिस्तान में चुनाव के खिलाफ नहीं है और न ही उसके निशाने पर कोई रैली है। मतलब पाकिस्तान का पड़ोसी देशों को नीचा दिखाने का पूरा प्लान फेल हो गया। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि ISI खुद इमरान खान को निशाना बनाकर उसका ठीकरा आतंकी संगठन और पड़ोसी देशों पर फोड़ सकती है।
इस बीच विदेशों में भारतीय संस्थानों को नुकसान पहुंचाने वाले भारतीय लोगों के पासपोर्ट रद्द हो सकते हैं। केंद्र सरकार उन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी में है जो विदेशों में भारतीय संस्थानों को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं में शामिल रहे हैं। खासकर जो ब्रिटेन, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय दूतावासों और कॉन्सुलेट में हुई तोड़फोड़ में शामिल रहे हैं। ऐसे लोगों की जानकारी सभी हवाई अड्डों के साथ भी साझा की जाएगी ताकि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का खाका तैयार किया जा सके। उधर रूस के मीडिया ने दावा किया कि पुतिन का भाषण लिखने वाले अब्बास गैलेमोव नाम के आदमी को मोस्ट वांटेड घोषित कर दिया गया। बताया गया कि वो पिछले कुछ दिनों से लगातार पुतिन के खिलाफ बोल रहे थे, जिसके बाद अब उन पर एक्शन लिया गया। रूस के मीडिया के मुताबिक अब्बास गैलेमोव नाम के आदमी को मोस्ट वांटेड लोगों की लिस्ट में डाल दिया गया। बताया गया कि वो यूक्रेन जंग का विरोध कर रहे थे। दावा है कि अब्बास गैलेमोव कभी पुतिन के बेहद करीबी हुआ करते थे। खबर के मुताबिक उन्होंने साल 2008 से लेकर 2012 तक व्लादिमीर पुतिन के लिए भाषण लिखे थे। उस दौरान पुतिन रूस के प्रधानमंत्री थे, लेकिन दावा है कि उनके राष्ट्रपति बनने के बाद अब्बास रूस से बाहर रहकर पुतिन की आलोचना कर रहे थे। रूस के मीडिया के मुताबिक पिछले महीने ही रूस के कानून मंत्रालय ने उन्हें विदेशी एजेंट घोषित कर दिया था, लेकिन अब उन्हें मोस्ट वांटेड की लिस्ट में डाल दिया गया। इधर कंगाल पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के बीच बुरी तरह फंस गया, क्योंकि 28 मार्च को अमेरिका ने लोकतंत्र शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, जिसमें भारत, पाकिस्तान और ताइवान को तो न्योता मिला है, लेकिन चीन और तुर्की को अमेरिका ने भाव नहीं दिया। और इसी वजह से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि चीन और तुर्की पाकिस्तान के करीबी हैं और दोनों ही बाइडेन के इस लोकतंत्र शिखर सम्मेलन में न्योता नहीं मिलने पर भड़के हुए हैं। अमेरिका ने पिछले साल भी इस सम्मेलन का आयोजन किया था, लेकिन उस वक्त इमरान खान ने चीन के इशारे पर इस सम्मेलन में हिस्सा नहीं लिया था। अब तो चीन और अमेरिका के रिश्ते पहले से भी ज्यादा बिगड़ चुके हैं। ताइवान के मुद्दे पर दोनों देशों के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में अगर पाकिस्तान इस वर्चुअल सम्मेलन में हिस्सा लेता है तो चीन उस पर भड़क सकता है। हालांकि पाकिस्तान को यह उम्मीद है कि वो चीन को नाराज किए बिना इस सम्मेलन में हिस्सा लेगा। असल में इसके पीछे पाकिस्तान का अपना स्वार्थ छिपा है, क्योंकि पाकिस्तान को उम्मीद है कि इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद उसे अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा, जिससे उसे आर्थिक संकट से उबरने के लिए दूसरे देशों को कर्ज देने वाली संस्था IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से लोन लेने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक इस सम्मेलन पर चीन ने भी नजर कड़ा रखी है, क्योंकि अमेरिका ने इस सम्मेलन में ताइवान को बुलाया है, जिससे वो भड़का हुआ है। और कहा जा रहा है कि चीन चाहता है कि पाकिस्तान इस शिखर सम्मेलन से दूर रहे। लेकिन अगर पाकिस्तान ने ऐसा किया तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है, वो भी तब जब पाकिस्तान IMF से लोन लेने के लिए अमेरिका से गुहार लगा रहा है, और ऐसी सूरत में वो अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहेगा। इस बीच बिहार के गोपालगंज जिले में गैस सिलेंडर में आग लग गई, जिससे 20 से ज्यादा मकान जल गए और वहां चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ी को गांव में बुलाया गया, जिसने 5 घंटे बाद आग पर काबू पाया। बताया गया कि गैस सिलेंडर में रिसाव होने से पहले एक मकान में आग लगी और इसके बाद आसपास के 20 से ज्यादा मकान जल गए। उधर ईरान के मीडिया के मुताबिक चीन अब ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह में बड़ा निवेश करने की तैयारी कर रहा है। चीन की ऐसी कोशिशों के बीच ईरान में इस बात पर चिंता जताई गई कि कहीं उनके देश का हश्र भी पाकिस्तान और श्रीलंका जैसा ना हो जाए, क्योंकि इन दोनों देशों को भी चीन ने बड़ा निवेश करने के नाम पर भारी भरकम कर्ज दिया और चीन के कर्ज के जाल में फंसकर पाकिस्तान और श्रीलंका कंगाली के कगार पर पहुंच गए। खबर के मुताबिक पाकिस्तान और श्रीलंका की तरह ही चीन BRI यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना के जरिए ईरान में भी पैर पसारने की कोशिश कर रहा है, और इसके लिए उसने ईरान के एक अहम बंदरगाह बंदर अब्बास पर नजर गड़ा दी है। ईरान का ये बंदरगाह उसके दक्षिण में फारस की खाड़ी में पड़ता है और यहीं उसकी नौसेना का एक बड़ा अड्डा भी है। खबर के मुताबिक ईरान के इस बंदरगाह को विकसित करने के लिए चीन से करार भी हो चुका है। इस बीच अफगानिस्तान के कई इलाकों में बाढ़ ने तबाही मचा दी। वहां भयानक बारिश की वजह से आई बाढ़ ने 3 लोगों की जान ले ली और 700 से ज्यादा घर तबाह कर दिए। वहां से आए एक वीडियो में मटमैले पानी को देखकर ऐसा लगा जैसे समंदर में लहरें उठ रही हों। अफगानिस्तान की सरकार के मुताबिक वहां 3 दिन से लगातार जारी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी, जिसके बाद कई इलाकों पर बाढ़ का संकट गहरा गया। आशंका जताई जा रही है कि अगर बारिश न रुकी तो वहां लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। इधर उमेश पाल मर्डर केस का आरोपी गैंगस्टर अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की नैनी जेल पहुंच गया। इसी जेल में उसका बेटा भी बंद है और उसके भाई अशरफ को भी पुलिस बरेली जेल से प्रयागराज लेकर पहुंच चुकी है, जिसके बाद दोनों को 2006 में हुए उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट में पेश किया जाएगा। लेकिन अतीक अहमद के प्रयागराज की नैनी जेल पहुंचने से पहले ही वहां सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए। जेल के बाहर का पूरा इलाका छावनी में तब्दील कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात कर दिए गए। इसी दौरान शाम करीब 5:30 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच अतीक अहमद को लेकर पुलिस का काफिला नैनी जेल पहुंचा। अतीक को पुलिस ने एक बड़ी गाड़ी में बैठा रखा था। ये वो अतीक की गाड़ी है, अतीक इस गाड़ी में मौजूद है। अतीक अहमद गुजरात की साबरमती जेल में बंद था,
जिसे लाने के लिए एक रोज पहले यानी 26 मार्च को यूपी एसटीएफ के अधिकारी और 30 हथियारबंद जवान अहमदाबाद पहुंचे और उसी दिन शाम करीब 4 बजे तक गुजरात पुलिस से अतीक अहमद की कस्टडी ले ली। इसके बाद उसे साबरमती जेल से बाहर लाया गया और फिर उसे गुजरात से उत्तर प्रदेश के प्रयागराज लाने के लिए एक वैन में बैठा दिया गया। लेकिन पुलिस की वैन में बैठने के दौरान अतीक अहमद ने अपनी हत्या का शक जताया। इसके बाद पुलिस की गाड़ी में अतीक का गुजरात के साबरमती से यूपी के प्रयागराज तक का सफर शुरू हुआ। अतीक को लेकर पुलिस का काफिला साबरमती से 26 मार्च को शाम करीब 5:40 पर निकला। इसके बाद शाम 6:20 पर काफिला गांधीनगर पहुंचा, जबकि रात करीब 9 बजे राजस्थान के उदयपुर के एक पेट्रोल पंप पर काफिले को रोका गया। ये पहली बार था जब अतीक अहमद को प्रयागराज ले जा रही पुलिस का काफिला रुका था। हालांकि थोड़ी देर बाद उदयपुर में ही एक बार फिर पुलिस को रुकना पड़ा था, जहां पुलिस का काफिला 15 मिनट से ज्यादा देर तक रुका रहा। बाद में एक बार फिर यूपी एसटीएफ की टीम अतीक को लेकर प्रयागराज के लिए निकली, लेकिन राजस्थान के कोटा पहुंचने पर पुलिस को थोड़ी देर के लिए फिर रुकना पड़ा और उस दौरान पुलिस के हथियारबंद जवान अतीक की गाड़ी को घेर कर खड़े रहे। बाद में एक बार फिर यूपी एसटीएफ की टीम उसे लेकर निकल पड़ी। सुबह करीब 7 बजे अतीक को लेकर पुलिस की गाड़ी मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंची। इस दौरान अतीक को भी बाहर उतारा गया। करीब 8:45 पर यूपी के झांसी में अतीक की गाड़ी दाखिल हुई। झांसी से होते हुए पुलिस उसे लेकर दोपहर करीब 12 बजे जालौन पहुंची, जहां गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए एक बार फिर काफिले को रोकना पड़ा। अतीक अहमद जिस गाड़ी में मौजूद है, तमाम हथियारबंद जवानों ने इस गाड़ी को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन इसके बाद पुलिस की गाड़ियां अतीक को लेकर तेजी से आगे बढ़ गईं। दोपहर 12:45 पर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर अतीक की गाड़ी पहुंची और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच अतीक की गाड़ी तेजी से बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पर दौड़ने लगी और फिर हमीरपुर होते हुए अतीक को लेकर पुलिस का काफिला चित्रकूट पहुंचा, जहां दोपहर करीब 3:30 बजे रेलवे क्रॉसिंग पर पुलिस को एक बार फिर रुकना पड़ा। इस दौरान अतीक की गाड़ी के आसपास हथियारबंद जवान तैनात दिखे। जिस तरह से गाड़ी में अतीक को रखा गया है, यहाँ पर सुरक्षा में तमाम मुस्तैद जवानों की भी मौजूदगी, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग पर यहाँ पर गाड़ी रोकनी पड़ी है। हालांकि थोड़ी देर बाद चित्रकूट से पुलिस का काफिला निकला और करीब 4:30 बजे प्रयागराज की सीमा में दाखिल हुआ। वहां से करीब 1 घंटे के बाद अतीक को लेकर एसटीएफ की टीम नैनी जेल पहुंच गई। अहमदाबाद से एसटीएफ की टीम रविवार की शाम 6 बजे निकली थी, जो सोमवार शाम 5:30 बजे प्रयागराज के नैनी जेल पहुंची। मतलब पुलिस ने 1270 किलोमीटर का सफर 23.5 घंटे में पूरा किया। उधर चीन की सरकार ने रमजान के महीने में अपने देश में रह रहे वीगर मुसलमानों के रोजे रखने पर बैन लगा दिया। इससे पहले चीन में रह रहे वीगर मुसलमानों पर अत्याचार की यूएन और अमेरिका की तरफ से कई रिपोर्ट भी सामने आ चुकी हैं। जबकि इस बार रेडियो फ्री एशिया नाम की न्यूज एजेंसी ने ये चौंकाने वाली रिपोर्ट छापी। रिपोर्ट में बताया गया कि चीन में वीगर मुसलमानों को न सिर्फ रोजे रखने से रोका जा रहा है, बल्कि उनके घरों की दिन रात निगरानी भी की जा रही है। इतना ही नहीं, चीन की सरकार ने सख्त फरमान जारी कर कहा कि अगर कोई भी वीगर मुसलमान या उसके बच्चे रोजे रखते हुए पाए गए तो उन्हें कड़ी सजा भुगतनी होगी। और इस आदेश के पीछे चीन ने दलील दी कि वो अपने देश से कट्टरवाद को खत्म करना चाहता है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया। जबकि वीगर मुस्लिमों पर चीन के अत्याचार की ये कोई नई कहानी नहीं है। कुछ महीनों पहले ही अमेरिका ने एक रिपोर्ट जारी कर दावा किया था कि चीन के शिनजियांग प्रांत में मौजूद वीगर मुस्लिमों के कैंपों को जेल में बदला जा चुका है और वहां वीगर मुसलमानों पर चीन की सरकार कई तरह के अत्याचार कर रही है। इतना ही नहीं, इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र ने भी एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया गया कि शिनजियांग प्रांत में बनाए गए डिटेंशन सेंटर में वीगर मुसलमानों के साथ जानवरों जैसा सलूक किया जाता है। इस बार चीन की सरकार ने रमजान में रोजे रखने पर जो बैन लगाया, उसे वीगर मुसलमानों की संस्कृति पर बड़ा हमला माना जा रहा है। इससे पहले भी चीन वीगर मुसलमानों पर कई तरह के बैन लगा चुका है। एक रिपोर्ट में यहाँ तक दावा किया गया था कि चीन में वीगर मुसलमानों को ना तो नमाज पढ़ने का अधिकार है और ना ही वो अपने धर्म के मुताबिक दाढ़ी रख सकते हैं। हालांकि चीन हर बार इन आरोपों को नकारता रहा है और अपनी छवि खराब करने के लिए इसे अमेरिका की साजिश मानता है। सच के आगे जनाब क्या करते, सच के आगे जनाब क्या करते, हो गए लाजवाब क्या करते। सौबात की एक बात कही रोशन ने, लूट में जो यकीन रखते हैं, जिंदगी का हिसाब क्या करते। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।